Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So आज से मैं CA फाउंडेशन का चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो आज फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज करूँगा. इसमें मैं बेसिकली पूरा पॉइंट सेक्शन एंड जो भी मुझे लगता है कि पास्ट ईयर पेपर्स के इंपॉर्टेंट सम है या मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है अराउंड 20 to 25 पर चैप्टर, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा. तो आपको ये चैप्टर एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा. बाकी आपको कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना. सो मैं उसको सॉल्व करके आपको रिप्लाई कर दूँगा. सो वी आर स्टार्टिंग विथ CA फाउंडेशन चैप्टर 1 दैट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन. इसके चैप्टर में इंडाइसिस लोगैरिथम्स भी है बट मैं उसको चैप्टर 2 चैप्टर 3 करके कवर करूँगा. इसमें मैं पूरा पॉइंट सेक्शन रेशियो प्रपोर्शन का कवर करूँगा एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करता हूँ. तो देखो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेशियो. तो रेशियो मीन्स क्या होता है. तो रेशियो मीन्स बेसिकली होता है कंपैरिजन करना. क्या करना? कंपैरिजन करना. कितने क्वांटिटीज़ का? 2 क्वांटिटीज़ भी चलेगा, 2 से ज़्यादा भी चलेगा. ठीक है. अब जो रेशियो के अंदर 2 क्वांटिटीज़ होते हैं उनके नेचर सेम होने चाहिए. मतलब अगर फर्स्ट केजी में दिया है तो सेकंड भी केजी में ही होना चाहिए. फर्स्ट अगर लीटर्स में दिया है तो सेकंड भी लीटर्स में ही होना चाहिए. फर्स्ट अगर रुपीज़ में दिया है तो सेकंड भी रुपीज़ में ही होना चाहिए. तो इट शुड बी इन सेम यूनिट्स. देन द फ्रैक्शन जो होता है A बाई बी, इसको अपन A टू B भी पढ़ते हैं या इसको A बाई बी भी बोलते हैं और इसको लिखते कैसा है? A टू B. समझा. जो भी क्वांटिटीज़ A एंड B होता है रेशियो में, इसको अपन टर्म्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? टर्म्स. तो जो पहला टर्म रहता है, फर्स्ट टर्म रहता है, इसको अपन बोलते हैं एंटीसीडेंट. क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट. और जो सेकेंड टर्म रहता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सिक्वेंट. फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट. सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट. सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो मीन्स कंपैरिजन. कितने क्वांटिटीज़ का? 2 क्वांटिटीज़ भी चलेगा, 2 से ज़्यादा भी चलेगा. जो 2 क्वांटिटीज़ रहते हैं उनके नेचर शुड बी ऑफ सेम काइंड, सेम यूनिट्स. ठीक है. रेशियो A टू B भी पढ़ते हैं, A टू B भी पढ़ते हैं और लिखते हैं A बाई B भी है. ठीक है. उसके बाद जो रेशियो में जो भी क्वांटिटीज़ रहता है उसको अपन बोलते हैं टर्म्स. जो पहला टर्म रहता है उसको अपन बोलते हैं एंटीसीडेंट. जो सेकेंड टर्म रहता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज जो आपको याद रखना है. पहला होता है इनवर्स रेशियो. कौन सा रेशियो? इनवर्स रेशियो. व्हाट डज इनवर्स रेशियो का मतलब? अगर सपोज एक रेशियो है A बाई बी, इसका इनवर्स मतलब उल्टा क्या होगा? B बाई ए. अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. सो इनवर्स रेशियो मतलब प्रोडक्ट शुड बी 1. इनवर्स रेशियो मतलब प्रोडक्ट शुड बी 1. इनवर्स रेशियो मतलब प्रोडक्ट शुड बी 1. तो अगर 1 रेशियो इज द इनवर्स ऑफ द अदर देन देयर प्रोडक्ट इज हमेशा कितना? 1. तो A इज टू B का इनवर्स क्या होता है? B इज टू A एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है. तो अगर 11 इज टू 15 एक रेशियो है तो उसका इनवर्स क्या होगा? 15 इज टू 11. क्लियर. सेकेंड इज रेशियो ऑफ इक्वालिटी. अगर सपोज 2 रेशियो है जिसमें A का वैल्यू B से बड़ा है, A का वैल्यू B से क्या है? बड़ा है, तो इसको बोलने का ग्रेटर इनइक्वालिटी. क्या बोलने का इसको? ग्रेटर इनइक्वालिटी. A का वैल्यू B से छोटा है तो क्या बोलने का? लेसर इनइक्वालिटी. क्या बोलने का? लेसर इनइक्वालिटी. और A और B दोनों सेम है तो बोलने का इक्वालिटी. तो क्या बोलने का? इक्वालिटी. अगर A B से बड़ा है तो क्या बोलने का? ग्रेटर इनइक्वालिटी. अगर A B से छोटा है तो क्या बोलने का? लेसर इनइक्वालिटी. और A और B दोनों इक्वल है तो क्या बोलने का? इक्वालिटी. क्या ये बात सबको समझा? हाँ सर, ये क्लियर है. नेक्स्ट इज डुप्लीकेट रेशियो. व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो का मतलब? अगर एक रेशियो A बाई बी है, दूसरा भी A बाई बी है, तो डुप्लीकेट मतलब जब दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. तो अगर 2 इक्वल रेशियोज है उनको जब तुम कंपाउंड कर दो, कंपाउंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो जो नया रेशियो आता है वो क्या आता है? A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर. उसको ही बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो. जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, 3x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 6 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3. तो ये जो नंबर है ये किसका डुप्लीकेट रेशियो है? 2/3 का. तो ये 2/3 का आपको स्क्वायर कर देना है. डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर. अगर रेशियो A टू B है तो उसका डुप्लीकेट क्या होता है? A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. व्हाट इज 2 का स्क्वायर? सर 4. 3 का स्क्वायर 9. इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 9 से ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से ये टर्म हो जाएगा. व्हाट इज 9 3 जा 27. व्हाट इज 9 2 जा 18. व्हाट इज 4 5 जा 20. व्हाट इज 4 6 जा 24. इसको सॉल्व करके x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया. क्लियर है. तो थर्ड इज डुप्लीकेट रेशियो. फोर्थ होता है सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट मतलब क्या? जेरोक्स कॉपी. अगर मेरा ओरिजिनल रेशियो A इज टू B है तो सब डुप्लीकेट होता है स्क्वायर रूट ऑफ A टू स्क्वायर रूट ऑफ B. क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ A टू स्क्वायर रूट ऑफ B. क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ A टू स्क्वायर रूट ऑफ B. जैसे अगर रेशियो 16:9 है
तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होएगा, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो आंसर विल बी 4:3. क्लियर. नेक्स्ट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो. व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब, अगर एक रेशियो a/b है, तुमने वापस इसको मल्टीप्लाई किया a/b से, वापस मल्टीप्लाई किया a/b से, तो नया रेशियो क्या आएगा सर, a³ बराबर है. सो जब भी डुप्लीकेट बोला तो a²:b², ट्रिप्लीकेट बोला तो a³:b³. क्लियर है. जैसे 4:7 का ट्रिप्लीकेट पूछा तो क्या बोलने का, 4 का क्यूब 7 का क्यूब, तो आंसर विल बी 64:343. क्लियर है. नेक्स्ट होता है सब ट्रिप्लीकेट. व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट, जैसे सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट था ना, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या रहेगा, क्यूब रूट. तो व्हाट इज a/b का सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ऑफ a/क्यूब रूट ऑफ b. क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ a/क्यूब रूट ऑफ b. तो अगर इसका आपको निकालना है सब ट्रिप्लीकेट तो क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 125, लास्ट में 5 है तो ये 5 का क्यूब रूट रहेगा, इधर इसका आप करोगे तो ये 9 का रहेगा, तो आंसर विल बी 5:9. नेक्स्ट कंपाउंड रेशियो. कंपाउंडिंग करना मतलब मल्टीप्लाइंग करना. कंपाउंडिंग करना मतलब क्या करना, मल्टीप्लाइंग करना. अगर आप रेशियो के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हो, रेशियो के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो. क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड रेशियो. क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड रेशियो. क्लियर है. जैसे एक एग्जाम्पल है, a sum of money is to be distributed among A, B, C and D in the proportion 5:2:4:3. कभी भी रेशियो दिया है, इसको अगर आपको नंबर बनाने का है तो कॉमन मल्टीपल x लेने का. कॉमन मल्टीपल क्या लेने का, x. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5x, सेकेंड टर्म हो जाएगा 2x, थर्ड टर्म हो जाएगा 4x, फोर्थ टर्म हो जाएगा 3x. अब आपको क्या बोला है, C को जो पैसा मिलेगा वो 1000 रुपया ज़्यादा है D से. C को पैसा, C को क्या मिल रहा है, 4x. ये कितना ज़्यादा है, 1000 ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है, D से. D को क्या मिल रहा है, 3x. तो इसको सॉल्व करके x क्या है, 1000. अब आपको B का शेयर पूछा है. B का शेयर क्या है बच्चा लोग, 2x. तो 2 × 1000 कितना हो गया, 2000. समझा क्या सबको. दिस इज नथिंग बट कंपाउंड रेशियो. ये भी क्लियर है, हाँ सर ये भी समझा. सो दिस आर 7 रेशियोज जो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए. वापस एक बार पढ़ते हैं. इनवर्स मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू शुड बी 1. इनवर्स मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1. डुप्लीकेट ऑफ a/b क्या होता है, a²:b². ट्रिप्लीकेट ऑफ a/b क्या होता है, a³ सब डुप्लीकेट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a/स्क्वायर रूट ऑफ b. सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ a/क्यूब रूट ऑफ b. और कंपाउंडिंग मतलब क्या करना, मल्टीप्लाइंग करना. अगर रेशियो के दोनों वैल्यूज सेम है तो इक्वालिटी. अगर पहला वैल्यू दूसरे से बड़ा है, a>b है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी. अगर a b से छोटा है तो लेसर इनइक्वालिटी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज प्रपोर्शन. प्रपोर्शन मतलब क्या, जब भी दो रेशियो, सपोज a/b और दूसरा भी a/b है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन. क्या बोलते हैं इसको, प्रपोर्शन. तो अगर 4 क्वांटिटीज ABCD है तो इसका प्रपोर्शन होता है A:B:C:D. क्या होता है, A:B:C:D. इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ. फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकेंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन. ये क्लियर है. जो पहला और लास्ट होता है इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम्स. क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम्स. और बीच के जो दो टर्म्स रहते हैं इसको बोलते हैं मीन्स. इसको क्या बोलते हैं, मीन्स. फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नोन एज एक्सट्रीम्स, द मिडिल 2 टर्म्स इज नोन एज मीन्स. ये क्लियर है. अब 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में कब रहेगा, तो 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में तभी रहेगा. सपोज 4 क्वांटिटीज है ABCD, तो इफ आई राइट A/B इज इक्वल टू, प्रपोर्शन होने के लिए क्या बोला मैंने, दोनों का जो रेशियो आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए. तो A/B का वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, C/D के. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, AD इज इक्वल टू BC. तो 4 क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये दोनों आपका एक्सट्रीम्स है ना, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये क्या आने चाहिए, इक्वल. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर इक्वल है तो वो आपका रेशियो किस में बदल जाता है, प्रपोर्शन में बदल जाता है. क्या ये बात सबको समझा, हाँ सर ये क्लियर है. इसको प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है. क्लियर. एक कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन का. कंटिन्यूड प्रपोर्शन में सिर्फ 3 प्रपोर्शन होने चाहिए. प्रपोर्शन में कितने होने चाहिए, 4. कंटिन्यूड प्रपोर्शन में 3. व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब, अगर मैं लिखता हूँ A/B, अब नेक्स्ट में लिखता हूँ B/C, तो ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसको अपन कंटिन्यूड बोलते हैं. तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कितने प्रपोर्शन होने चाहिए, 3 प्रपोर्शन. अगर 3 प्रपोर्शन ABC है, उसको मैंने लिखा A/B इज इक्वल टू B/C, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, B² इज इक्वल टू AC. सो व्हाट इज B का वैल्यू, रूट ऑफ AC. B² अगर AC है तो रूट स्क्वायर हटाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा ना, तो B इज इक्वल टू रूट ऑफ AC. ये जो B होता है ये A और C का मीन प्रपोर्शन होता है. कौन सा प्रपोर्शन होता है, मीन प्रपोर्शन. कौन सा प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन. तो अगर आपको मीन प्रपोर्शन बोला है मतलब B ढूंढना है.
क्लियर हो गया. सो व्हाट इज डिफरेंस इन प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन. प्रपोर्शन में सर 4 क्वांटिटीज होना चाहिए ABCD. कंटिन्यूड प्रपोर्शन में सर सिर्फ 3 क्वांटिटीज होना चाहिए ABC. व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन का रिजल्ट. B² इज इक्वल टू AC, दैट इज B इज इक्वल टू रूट ऑफ AC. व्हाट इज प्रपोर्शन का रिजल्ट. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्लियर. नाउ प्रपोर्शन 4 क्वांटिटीज का है तो उसमें कुछ रिजल्ट्स आपको याद रखना है. पहला होता है इन्वर्टेंडो. क्या होता है. इन्वर्टेंडो. व्हाट इज इन्वर्टेंडो का मतलब, अगर ओरिजिनल रेशियो A:B इक्वल टू C:D है, तुमने इसको दोनों को चेंज किया, मतलब ये A:B को क्या लिखेगा तुम, B:A, और C:D को क्या लिखेगा, D:C. अगर दोनों को चेंज किया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्टेंडो. क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेंडो. सेकेंड होता है ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो मतलब क्या, सिर्फ तुमने डिनोमिनेटर को चेंज किया. इसका डिनोमिनेटर को इधर भेज दिया न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर को यहाँ पे भेज किया डिनोमिनेटर. तो क्या आएगा नया रेशियो, A:C इक्वल टू B:D. इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेंडो. सिर्फ तुमने न्यूमरेटर में ऐड किया, सिर्फ कहाँ पे ऐड किया, न्यूमरेटर में, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो. क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पोनेंडो. सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया तो क्या बोलने का, कॉम्पोनेंडो. तो व्हाट इज A:B का, A+B/B एंड C+D/D. सिर्फ न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट किया तो इसको बोलने का डिविडेंडो. क्या बोलने का इसको, डिविडेंडो. क्या बोलने का इसको, डिविडेंडो. तुमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया तो इसको बोलने का कंपोनेंडो डिविडेंडो. क्या बोलने का इसको, कंपोनेंडो डिविडेंडो. क्या बोलने का इसको, कंपोनेंडो डिविडेंडो. अगर सारे न्यूमरेटर्स को ऐड किया और सारे डिनोमिनेटर्स को भी ऐड किया तो इस प्रोसेस को बोलने का एडेंडो. क्या बोलने का इसको, एडेंडो. क्या बोलने का इसको, एडेंडो. तुमने सारे न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट किया और सारे डिनोमिनेटर्स को भी सब्ट्रैक्ट किया तो इस प्रोसेस को क्या बोलने का, सब्ट्राइंडो. क्या बोलने का इसको, सब्ट्राइंडो. ये 7 प्रॉपर्टीज जो है प्रपोर्शन में आपको याद रहना चाहिए. वापस सुनो, अगर तुमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को चेंज किया, इन्वर्टेंडो. सिर्फ डिनोमिनेटर को स्वैप करके न्यूमरेटर, पहले वाले का डिनोमिनेटर और सेकंड वाले के न्यूमरेटर को स्वैप किया तो ऑल्टरनेंडो. सिर्फ न्यूमरेटर में ऐड किया तो कंपोनेंडो. सिर्फ न्यूमरेटर में माइनस किया तो डिविडेंडो. ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया तो कंपोनेंडो डिविडेंडो. न्यूमरेटर में भी ऐड किया, डिनोमिनेटर पे भी ऐड किया तो एडेंडो. न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्राहेंडो. न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर में ऐड किया, ऐसा कुछ भी होता नहीं है. सो दिस इज नथिंग बट प्रपोर्शंस. क्लियर है. सो दिस वाज द पॉइंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. एक क्विक 2 मिनट का रिवाइज करवा देता हूँ, फिर सम्स पे जाएंगे. रेशियो मीन्स, आंख बंद करके आपको ये सब बोलना है, रट्टा मारना है, तो ही आपको ये पॉइंट्स बाइट होगा. रेशियो मीन्स कंपैरिजन करना, कितने क्वांटिटीज का, 2 या 2 से ज़्यादा. रेशियो में क्वांटिटी शुड बी ऑफ सेम काइंड. जो रेशियो के क्वांटिटीज होते हैं उसको अपन टर्म्स भी बोलते हैं. जो पहला टर्म होता है उसका नाम होता है एंटीसीडेंट, जो दूसरा टर्म होता है उसका नाम होता है कॉन्सिक्वेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो में पहला रेशियो इनवर्स. इनवर्स मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए 1. डुप्लीकेट रेशियो मतलब A²:B². ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब A³ B³. सब डुप्लीकेट मतलब √A/√B. सब ट्रिप्लीकेट मतलब √A/√B. ठीक है. कंपाउंडिंग करना मतलब मल्टीप्लाइंग करना. अगर दोनों रेशियो सेम है तो इक्वालिटी. पहला दूसरे से बड़ा है तो ग्रेटर, पहला दूसरे से छोटा है तो लेसर. क्लियर. उसके बाद प्रपोर्शन. प्रपोर्शन होने के लिए देयर शुड बी 4 क्वांटिटीज, A B C D. ए को फर्स्ट प्रपोर्शन बोलते हैं, बी को सेकंड प्रपोर्शन या मीन प्रपोर्शन बोलते हैं, सी को थर्ड प्रपोर्शन बोलते हैं, डी को फोर्थ प्रपोर्शन बोलते हैं. अगर 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में होना है तो क्या रिजल्ट फॉलो करना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. जो पहला और लास्ट टर्म रहता है उसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स. जो बीच के 2 टर्म्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीन्स. ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब AD का वैल्यू अगर BC से इक्वल है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं. कंटिन्यूड प्रपोर्शन होने के लिए सिर्फ 3 क्वांटिटीज रहना चाहिए, ABC. तो अगर B² इज इक्वल टू AC रिजल्ट आता है तो इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन. अगर तुमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को चेंज किया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्टेंडो. तुमने सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज किया और न्यूमरेटर को सेकंड वाले के तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो. सिर्फ ऐड किया न्यूमरेटर में तो कंपोनेंडो. सिर्फ माइनस किया न्यूमरेटर में तो डिविडेंडो. ऐड भी किया माइनस भी किया तो कंपोनेंडो डिविडेंडो. ऊपर भी ऐड नीचे भी ऐड तो एडेंडो. ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस तो सब्ट्राइंडो. ऊपर माइनस नीचे प्लस ऐसा कुछ होता नहीं है. आई होप सबको ये पॉइंट सेक्शन बाय हार्ट हो गया रहेगा. नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेन क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन देखो. द प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज एंड मोपेड आर इन द रेशियो 7:9. द प्राइस ऑफ द मोपेड इज 1600 मोर देन दैट ऑफ स्कूटर, देन द प्राइस ऑफ मोपेड इज कितना. ठीक है. सबसे पहले आपको रेशियो दिया है ना, क्या दिया है रेशियो, 7:9.
सबसे पहले रेशियो को नंबर बनाने के लिए हमेशा आपको कॉमन मल्टीपल को क्या लेना है, एक्स। तो लेट द कॉमन मल्टीपल को आप क्या लोगे, लेट द कॉमन मल्टीपल भी कितना, एक्स। कॉमन मल्टीपल को एक्स लिया तो मुझे बताओ प्राइस ऑफ स्कूटर क्या हो जाएगा। सर स्कूटर का प्राइस हो जाएगा 7x, बराबर है। और प्राइस ऑफ मॉपेड क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ मॉपेड, सर प्राइस ऑफ मॉपेड हो जाएगा 9x। ये भी सबको समझा, हाँ सर इधर तक क्लियर है। अब वो सेंटेंस पढ़ने का जो क्वेश्चन ने प्यार से आपको बोला है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, कि जो प्राइस ऑफ मॉपेड है, मॉपेड का प्राइस मतलब बच्चा लोग 9x, ये जो प्राइस है इट इज 1600 मोर। 1600 मोर का मतलब होता है 1600 प्लस, किसके प्राइस से, स्कूटर के प्राइस से। व्हाट इज स्कूटर का प्राइस, 7x। सर वापस बताओ ये क्या बोला, प्राइस ऑफ मॉपेड जो है वो 1600 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस, किस से, प्राइस ऑफ मॉपेड स्कूटर से। अब ये 7x इधर आके बोलो क्या हो जाएगा, माइनस। सो 9x माइनस 7x इज इक्वल टू 1600। सो दिस विल बिकम 2x इक्वल टू 1600। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सर x का वैल्यू आ जाएगा 800। x 800 आ गया। अब आपको क्या पूछा था, x मतलब x मिल गया, मतलब कौन मिल गया, कॉमन मल्टीपल। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, सर हमको पूछा था प्राइस ऑफ मॉपेड। व्हाट इज प्राइस ऑफ मॉपेड, सर हमने मॉपेड का प्राइस लिया था 9x। तो यहाँ पे क्या होगा सर, 9 इंटू 800। सो व्हाट इज 9 इंटू 800, 7200। ऑप्शन में है क्या 7200, हाँ सर ऑप्शन नंबर ए। बोलो सबको समझा, हाँ सर समझा बहुत अच्छे से। तो कभी भी रेशियो दिया है, कॉमन मल्टीपल एक्स लो, प्राइस ऑफ स्कूटर आ गया, प्राइस ऑफ मॉपेड आ गया। आपको बोला है मॉपेड का जो प्राइस है वो स्कूटर से 1600 रुपया ज़्यादा है, तो प्लस 7x आ जाएगा। इसको यहाँ पे भेजो, आपको x का वैल्यू 800 आ गया। x मिल गया मतलब कॉमन मल्टीपल मिल गया। अब आपको मॉपेड का प्राइस पूछा तो मॉपेड 9x था, तो 9 इंटू 800 किया तो कितना आ गया, 7200। क्लियर, सबको फर्स्ट सम समझा, हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ये सब आप लिख के प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन 2, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल टू बी फाउंड 15:32। तो आपको रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया है कितना, 15:32। वापस कॉमन मल्टीपल को क्या लेने का, x। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। आपने कॉमन मल्टीपल अगर x लिया तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएगा, सर नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा 15x। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, सर नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 32x। ठीक है, ये समझा सबको। हाउ मेनी बॉयज़ एंड इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एडेड टू ब्रिंग द रेशियो टू कितना, 2/3। इसमें कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ऐड करोगे ताकि ये क्या हो जाए, नया रेशियो क्या हो जाए, 2:3। तो जो ऐड करेंगे हम लोग, लेट y नंबर ऑफ इक्वल बॉयज़ एंड गर्ल्स बी क्या, एडेड। इसमें y नंबर ऑफ हम लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ऐड करते हैं। तो बोलो नया रेशियो क्या हो जाएगा, तो नया रेशियो ये लोग ने बोला है होगा 2/3। तो अभी पहले ये कितना था 15x, अब इसमें अगर y ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 15x प्लस y, बराबर है। पहले ये कितना था 32x, अब इसमें भी y ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 32x प्लस y। दिस इज इक्वल टू 2/3, बराबर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सब लोग। व्हाट इज 3 इंटू 15, सर 45x। व्हाट इज 3 इंटू वाई, 3y। व्हाट इज 2 इंटू 32x, सर 64x। व्हाट इज 2 इंटू वाई, 2y। सबको ये समझा, हाँ सर। ये 2y को इधर लेके आओ, इसको यहाँ पे भेजो। व्हाट इज 3y माइनस 2y, सर y। व्हाट इज 64x माइनस 45x, 19x। तो y इक्वल टू 19x आया ना। x आपका क्या था, कॉमन मल्टीपल था, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू तो पता चल गया ना। y कितना, आपने y क्या था, तो y का आंसर इज 19 इटसेल्फ। समझो ध्यान से सर, एक बार वापस समझाओ। रेशियो था 15:32, हमने रेशियो को हटाने के लिए कॉमन मल्टीपल क्या लिया, x। आप ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, आप सीधा 15 प्लस वाई कर दो, 32 प्लस वाई कर दो, तो आपको सीधा y मिल जाएगा। आपको y ही पूछा है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना, ये x लेते ही नहीं है, सिर्फ अपन क्या लेते हैं यहाँ पे, ये वाला x लो ही मत। यहाँ पे आप सिर्फ कंसिडर करो 15, ये कॉमन मल्टीपल वाला स्टेटमेंट ही हटा दो। सिर्फ आप कंसिडर करो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना 15, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना 32। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15। आपने अभी कितना एडिशन किया है वो, उसको आपने क्या लिया, y। तो नया नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो गया 15 प्लस y, नया नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया 32 प्लस कितना y। ये सबको समझा। इसको अगर आप क्रॉस, और तो नया रेशियो आपको बोला है 2/3 है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो व्हाट इज 3 इंटू 45, 15, 45। व्हाट इज 3 इंटू वाई, 3y। व्हाट इज 2 इंटू 32,
64, व्हाट इज 2 इंटू वाई, 2y। तो इसको सॉल्व करके आपको y कितना आया सर, 3y में से 2y गया तो y होता है, 64 में से 45 गया तो 19 होता है। तो व्हाट इज y का वैल्यू 19, समझा गया। आप x लेके भी कर सकते हो, तो कॉमन मल्टीपल अगर 19x आंसर है तो y का वैल्यू 19 ही रहेगा ना। कॉमन मल्टीपल आप 1 भी ले सकते हो, तो मैंने x के यहाँ पे सपोज 1 डाला तो आंसर 19 आ जाएगा, बट यहाँ पे कॉमन मल्टीपल का ज़रूरत था नहीं। वापस एक बार समझो, ओरिजिनल रेशियो हमने लिया था 15:32। अभी कॉमन मल्टीपल आप x लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एडिशन करना है, तो मैंने उसको ही क्या मान लिया, y मान लिया। आप उसको x भी मान सकते हो। तो नया रेशियो जो आएगा वो 2:3 है। तो पहले अपन ने क्या किया, पहले हमने नया बॉयज़ ढूंढ लिया। तो नया बॉयज़, पहले का बॉयज़ 15 था, अभी इसमें y ऐड किया तो क्या आएगा 15 + y। पहले गर्ल्स 32 थे, अभी y ऐड किया तो क्या हो जाएगा 32 + y। जो इसका रेशियो है वो 2/3 है। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 15 45 होता है, 3 × y 3y होता है, 2 × 34 64 होता है, 2 × y 2y होता है। तो सॉल्व करके y का वैल्यू 19 है ना। y क्या था, y था नंबर ऑफ इक्वल बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आपने कितना बॉयज़ और गर्ल्स ऐड किया, 19 ऐड किया। समझा कि नहीं? हाँ सर, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। इफ़ यू ऐड 15 + 19 कितना होता है 34। इफ़ यू ऐड 32 + 19 कितना होता है 51। ये दोनों 17 के डेल में जाते हैं, 17 2 ज़ा 17 3 ज़ा। तो इसका रेशियो 2/3 आ रहा है ना, जो बोला था। तो हो गया, समझा क्या? हाँ सर, अच्छे से क्लियर हो गया ये पार्ट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, जाते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 देखो, इन अ सर्टन बिजनेस A and B receive profit in a certain ratio. B and C also receive profit in the same ratio. मतलब क्या, जो A और B का रेशियो है वही रेशियो B और C का भी रेशियो है। इसमें कितने क्वांटिटीज़ है बच्चा लोग? 3 क्वांटिटीज़ है। अगर 3 क्वांटिटीज़ रहता है तो बोलो ये प्रपोर्शन रहता है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन? सर ये तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन रहता है ना। हाँ सर, व्हाट इज़ कंटिन्यूड प्रपोर्शन का रिजल्ट? सर जगह अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा B² = AC। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, √AC। क्या हो जाएगा B का वैल्यू, √AC। क्या सबको इतना समझा? हाँ सर। अभी देखो आगे बढ़ो, A गेट्स 1600 का प्रॉफिट, C गेट्स 2500 का प्रॉफिट। तो आपको पूछ रहा है B को कितना मिलेगा। तो क्या करेंगे, A के जगह पे कितना सब्सटीट्यूट करेंगे बोलो? सर A के जगह पे अपन सब्सटीट्यूट करेंगे 1600, बराबर है। और C के जगह पे कितना सब्सटीट्यूट करेंगे 2500, बराबर। सो 25, इसको आपको कैलकुलेटर पे करना है। CA के क्वेश्चंस कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो, वो अच्छा रहता है, ओरली नहीं करने का। 25 16 से अगर आप करोगे तो ये विल गेट 400, और इसके आगे 2 0 और 2 0 है, तो बोलो ये बाहर आके क्या होगा? सर 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये नंबर टाइप करना और रूट का एक पहले नंबर टाइप करना और रूट का बटन प्रेस कर देना, आपको सीधा आंसर आ जाएगा 2000 रुपया। तो बी का आंसर क्या आएगा 2000। क्लियर है क्या सबको? समझा क्या? सर वापस एक बार बताओ, एक बिजनेसमैन ने प्रॉफिट किया था, जो ए एंड बी का रेशियो था वही वो बोल रहे हैं बी एंड सी का भी रेशियो। तो A/B और B/C इक्वल है। इसमें 4 रेशियो से कि 3, खाली सर 3 रेशियो है। 3 रेशियो रहता है तो वो प्रपोर्शन नहीं होता, वो क्या होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन का रिजल्ट? B² = AC। तो B का वैल्यू √AC हो गया। आपको A का और C का वैल्यू दिया है, दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40 लाख। इसका स्क्वायर रूट का बटन प्रेस किया तो B कितना आ गया 2000। वही आपको पूछा था। समझा क्या सबको? हाँ सर, क्लियर है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ सम देखो, द थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब ये जो गिवन है ये क्या है आपका? सर ये हमारा A है और ये हमारा B है। सबको ये बात समझा? अगर क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन मतलब क्या पूछा है बच्चा लोग? C पूछा है। अगर आपको C पूछा है तो दिया क्या रहेगा A और B। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ABC दिया है तो आप क्या बोलोगे, प्रपोर्शन है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन? ABC आर इन क्या बोलने का सर, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। व्हाट इज कंटिन्यूड प्रपोर्शन का रिजल्ट? सर कंटिन्यूड प्रपोर्शन का रिजल्ट होता है B² = AC। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का रिजल्ट क्या होता है? B² = AC। व्हाट इज B का टर्म ओवर हियर? सर B का टर्म है A + B का स्क्वायर। तो B के जगह पे मैं लिखूंगा A + B का स्क्वायर, और इसके बाहर भी 2 स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। व्हाट इज A का टर्म? सर पहला टर्म है A² - B², ये लिख दिया। और C का क्या टर्म है मुझे पता नहीं है, तो उसको ऐसे रखेंगे। पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है तो व्हाट इज 2 2 4। तो सर ये बन गया A + B² 4।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो क्या होगा यहाँ से बच्चा लोग? सर एक ए प्लस बी और इधर का पावर कैंसिल होकर इधर 3 बार हो जाएगा, है ना? ये 4 बार था, देखो ये 1 बार था, तो कैंसिल होकर 3 बार बच जाएगा। अब मुझे सी का आंसर चाहिए, तो ये टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड। तो व्हाट इज सी का वैल्यू? सर सी का वैल्यू है ए प्लस बी द होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या सर? डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। व्हाट इज आंसर इसका? ए प्लस बी द होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। बोलो सबको समझा? हाँ सर ये भी क्लियर है, समझा क्या सर? वापस एक बार बताओ। आपको बोला था थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब आपको सी ढूंढना है, तो आपको गिवन क्या रहेगा? अगर थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढना है मतलब सी ढूंढना है, तो गिवन क्या रहेगा? ए और बी। आपको ए और बी दिया हुआ है, आपको सी ढूंढना है, तो आपको 3 प्रोपोर्शन कभी भी दिया तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, दिमाग में बिठा के रखो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है? तो b आपको दिया था a प्लस बी का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म है ना, इसका वापस से स्क्वायर किया तो a प्लस बी का पावर 4 हो गया। फर्स्ट टर्म आपको दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी इंटू क्या आता है सर? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है इसका आंसर। तो इसको अपन ने a लिखा, तो ये 1 बार है और ये 4 बार है, तो 1 बार कैंसिल होकर 3 बार बचा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सी का आंसर। बोलो सबको क्लियर है? हाँ सर समझा अच्छे से, ये भी क्लियर है एवरीवन? अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये सब लिख के प्रैक्टिस करो तो तब तुमको और अच्छे से समझेगा। क्वेश्चन 5 देखो, इनकम ऑफ आर एन एस आर इन द रेशियो 7:9, एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 4:5, दैट टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान से पढ़ना, दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ आर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। बराबर है? तो लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ इनकम बी एक्स, इनकम का कॉमन मल्टीपल को आप क्या लोगे? एक्स, एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्सपेंडिचर को आप क्या लोगे सर? वाई। कॉमन मल्टीपल ऑफ इनकम को एक्स लो और एक्सपेंडिचर को आप क्या लोगे? वाई। ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। तो मुझे बताओ आर का इनकम, आर से इनकम कितना हो जाएगा सर? आर का इनकम हो जाएगा 7x, और एस का इनकम बताओ सर? एस का इनकम हो जाएगा 9x, ठीक है? हाँ सर ये समझा। अब मुझे एक्सपेंडिचर बताओ इन्हीं दोनों लोगों का। आर्स का एक्सपेंडिचर क्या आएगा सर? आर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4:5 था ना रेशियो, तो 4y, और एस का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 5y। इतना समझा? बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा सेविंग्स निकालने का, पढ़ा है सबने? हाँ सर, सेविंग्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। सेविंग्स होता है इनकम माइनस क्या? एक्सपेंडिचर। बराबर है? तो मुझे बताओ आर का सेविंग कैसे आएगा सर? आर का सेविंग हो जाएगा, आर का इनकम कितना था सर? आर का इनकम था 7x। आर का एक्सपेंडिचर कितना था सर? आर का एक्सपेंडिचर था 4y। अब एस का बताओ। ऐसे एस का सेविंग्स क्या है सर? एस का इनकम था 9x और एक्सपेंडिचर था 5y, तो 9x माइनस 5y। क्या सबको ये समझा? हाँ सर, इधर तक तो क्लियर है क्वेश्चन। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दैट टोटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर? मतलब ये दोनों का एडिशन। दैट टोटल एक्सपेंडिचर ये किसके इक्वल है? ये है इक्वल टू इनकम ऑफ आर, तो इनकम ऑफ आर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर इनकम। बराबर है? अब मुझे बताओ टोटल इनकम क्या है सर? टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? ये दोनों का एडिशन, तो 4y प्लस 5y। व्हाट इज आर का इनकम सर? आर का इनकम है 7x, तो व्हाट इज 4y प्लस 5y सर? 9y। 9y इक्वल टू कितना आ गया आपको? 7x आ गया। बराबर ना? 9y अगर 7x है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो सर? 9/7 ऑफ y। क्या ये बात समझा है ना? अगर मेरे को x का वैल्यू चाहिए तो 7 नीचे आएगा, तो ये आपको मिल गया x का वैल्यू। सबको ये भी समझा? हाँ सर। अब क्या पूछा था ये लोग ने सर? ये लोग ने पूछा था रेशियो ऑफ सेविंग्स, तो मेरे पास सेविंग्स का वैल्यू तो है, तो रेशियो ऑफ सेविंग्स कैसे निकलेगा? ध्यान से सब लोग देखो, बहुत ईजी है। आप दोनों को अपॉन में लिख दो, 7x माइनस 4y अपॉन 9x माइनस कितना? 5y। क्या मेरे पास इधर 7x का वैल्यू है? हाँ सर, 7x के जगह पे आप 9y लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बच्चा लोग? सर 9y माइनस 4y। और इधर नीचे 7x नहीं है सर, बट 9x है ना, 9 को ऐसे रखो। व्हाट इज x का वैल्यू सर? x का वैल्यू है 9/7y माइनस कितना? 5y, ठीक है? व्हाट इज 9y माइनस 4y सर? 5y। बराबर है? इसको आप सॉल्व करो। व्हाट इज 9 9 ज़ा 81,
ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इज 7 5 ज़ा 35। 81 में से 35 गया, 81 में से 35 गया तो क्या बचेगा सर? 81 में से 35 गया ना तो 46 बचेगा, तो ये हो जाएगा 46/7y। तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, ये 7 को आप ऊपर भेज दो तो व्हाट इज 7 5 ज़ा सर, रेशियो इज 35/46। आपका आंसर आएगा 35:46। 35:46 है क्या ऑप्शन में सर? ऑप्शन नंबर डी। सर एक बार ये पूरा वापस बताओ, ये क्या किया? आपको इनकम दिया था, आपको एक्सपेंडिचर दिया था, तो लेट दोनों का कॉमन मल्टीपल आप अलग अलग मानो। तो एक का कॉमन मल्टीपल x लिया, एक का कॉमन मल्टीपल y लिया, तो मुझे r का इनकम मिल गया 7x, s का इनकम मिल गया 9x। सिमिलरली दोनों का एक्सपेंडिचर हो गया, एक का 4y एक का 5y। बचपन में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है सेविंग्स का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो पहले का हो गया 7x माइनस 4y, दूसरे का हो गया 9x माइनस 5y। अब क्वेश्चन में एक सेंटेंस बोला है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो आर के इनकम से इक्वल है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये दोनों का एडिशन, तो हो जाएगा 9y। आर का इनकम कितना है 7x, तो 9y अगर 7x है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/7 ऑफ y। हमको इसका सेविंग्स का रेशियो पूछा है, तो इधर मैंने 7x के जगह पे ही सीधा 9y लिख दिया, व्हाट इज 9y माइनस 4y 5y। और इधर मैंने x के जगह पे लिख दिया 9/7y। तो 9 इंटू 9 क्या होता है 81, ये 7 इससे ही मल्टीप्लाई होगा, 7 5 ज़ा कितना 35। 81 में से 35 गया तो 46/5 आएगा, 7 आएगा। ये 7 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो 7 5 ज़ा 35/46 आंसर हो गया। समझा गया सबको? हाँ सर, क्लियर है बहुत अच्छे से। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर एवरीवन? समझ रहा है? हाँ सर। क्वेश्चन 6, इन अ डिपार्टमेंट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर इन द रेशियो 2:3. If 2 males and 5 females join the department, then the ratio becomes 1:1. Initially the number of females in the department is. तो अभी सबसे पहले रेशियो दिया ना आपको, क्या दिया रेशियो 3:2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल को अज्यूम करेंगे x। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी कितना x। कॉमन मल्टीपल को x लिया तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मेल्स कितना हो जाएगा ओरिजिनल। हाँ, नंबर ऑफ मेल्स ओरिजिनली कितना अपने पास 3x बराबर है। वैसे ही नंबर ऑफ फीमेल्स कितना हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ मेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स बोलो कितना हो जाएगा सर? नंबर ऑफ फीमेल्स हो जाएगा 2x। ये सबको समझा? हाँ सर, ये क्लियर है। अब क्या बोला है, पढ़ो अच्छे से। आपको बोला है कि अगर आपने 2 मेल्स मतलब 2 मेल्स को अगर ज्वाइन किया डिपार्टमेंट तो 3x + 2 हो जाएगा नया, और 5 फीमेल्स को ऐड किया, ज्वाइन मतलब ऐड किया, तो नया रेशियो क्या आएगा 1:1। तो न्यू रेशियो इज कितना 1:1। यहाँ पे 1/1 लिखेंगे। यहाँ पे बोलो क्या लिखोगे सर? ये 3x था पहले, कितने मेल को ज्वाइन कराया 2, कितने फीमेल को ज्वाइन कराया सर 5। दिस इज इक्वल टू 1/1। समझा ये बात सबको? सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म इधर जाएगा, ये टर्म इधर ही रहेगा। तो 3x + 2 इज इक्वल टू क्या 2x + 5। ये 2x को इधर लेके, व्हाट इज 3x - 2x x, व्हाट इज 5 - 2 3। x मिल गया तो आंसर नहीं मिला, अभी कॉमन मल्टीपल मिला। आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ फीमेल्स इनिशियली, जब कंपनी स्टार्ट हुआ तो फीमेल्स कितने थे 2x। देयरफॉर नंबर ऑफ फीमेल्स इनिशियली मतलब जब कंपनी स्टार्ट हुआ तब, तो तब कितना था नंबर ऑफ फीमेल्स सर 2x था ना। x का वैल्यू 3 मिला, तो व्हाट इज 2 3 ज़ा 6। तो इसका आंसर है कितना 6 है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा गया? सर एक बार वापस बताओ क्या किया। आपको रेशियो ओरिजिनली 3:2 दिया था, आपने कॉमन मल्टीपल को x लिया तो आपको नंबर ऑफ मेल्स कितना मिल गया 3x, और नंबर ऑफ फीमेल्स क्या मिल गया 2x। कंपनी बोल रहा है कि अगर आपने 2 मेल्स को ऐड करे, ज्वाइन किया, ज्वाइन मतलब ऐड किया, और 5 फीमेल को ज्वाइन करवाया, तो नया रेशियो 1:1 आएगा। तो 3x + 2 हो जाएगा ये, और ये 2x + 5 हो जाएगा। इसको आपने सॉल्व करके x का वैल्यू कितना निकाला 3। x मिला मतलब कॉमन मल्टीपल। जोश में आंसर मार्क करके मत आना। आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ फीमेल्स, कितने फीमेल्स थे आपके पास 2x, तो व्हाट इज 2 3 ज़ा 6। समझा क्या? हाँ सर, क्लियर। क्वेश्चन 7, द सैलरीज ऑफ A, B and C आर इन द रेशियो 2:3:5. If increment of 15%, 10% and 20% are allowed respectively to their salary, then the new ratio पूछा है। अब देखो करना क्या है, पहले ना आप 3 ऐसे नंबर्स अज्यूम करो जो इस रेशियो में, तो लेट सैलरीज भी, तो क्या करने का, बहुत चिंदी काम बता दो आपको।
सबके आगे ना 0 0 डाल दो. लेट द सैलरीज बी 20 ले लो, एक आप 30 ले लो और एक आप 50 ले लो. ले सकते हैं ना ऐसे सैलरी. लेट सैलरीज बी 20 30 50 ऑफ ए बी एंड सी, है ना. इसका रेशियो होता है ना 2:3:5. इधर का 0 0 उड़ेगा तो यही रहेगा. ये हो गया सैलरीज. ये सबको समझा? हाँ सर. अब क्या बोल रहा है, न्यू सैलरी देखो कैसे निकालेंगे हम लोग को पहले चाहिए न्यू सैलरी ऑफ ए. क्या बोला ए के बारे में सर, उसका सैलरी 15% से इंक्रीमेंट हुआ है. तो पहले कितना था सैलरी 20. तो कैलकुलेटर पे क्या करने का, ऑन करके 20 टाइप करने का प्लस 15%. सीधा 20 प्लस 15%. व्हाट इज 20 प्लस 15%? यू विल गेट 23, है ना. वैसे आप निकालोगे नया सैलरी ऑफ किसका सर, बी. बी का पहले सैलरी कितना था 30. कितने परसेंट से बढ़ा, 10% से. तो व्हाट इज 30, करो कैलकुलेटर पे करने का ट्राई इसको. 30 प्लस 10%, तो ये कितना हो जाएगा सर 33. ऐसे ही आप निकालोगे न्यू सैलरी ऑफ किसका, सी. दैट इज 50 प्लस 20%. तो 50 प्लस 20% करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 60. समझा कि नहीं समझा? तो आपको न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी, ये न्यू सैलरी मिल गया. तो व्हाट इज न्यू रेशियो सर, बहुत ही ईजी है. नया रेशियो आएगा 23:33:60. बोलो समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा. एक बार पर वापस बता दो. देखो आप कुछ भी लेके स्टार्ट कर सकते हो, बट कैलकुलेशन अगर आपको इजी रखना है तो आप 3 नंबर्स ऐसे अज्यूम करो जो ये रेशियो में है. तो हमको अगर वो नंबर दिखाने नहीं आता है तो आगे 0 0 0 डाल दो. आप 2 3 5 लेके भी सबको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना. तो मैंने नंबर्स ले लिया 20 30 50. सपोज ये 3 नंबर्स ए बी सी के सैलरीज है. अब जो इसका सैलरी है वो 15% से बढ़ेगा. तो कैलकुलेटर पे 20 प्लस 15% का बटन दबाओ, सीधा 23 आएगा. जो इसका सैलरी है वो 10% से बढ़ेगा तो 30 प्लस 10% करो 33 आ जाएगा. जो इसका सैलरी है वो 20% से बढ़ेगा तो 50 प्लस 20% करो 60 आ जाएगा. तो व्हाट इज न्यू रेशियो 23:33:60. यही तो आपको पूछा था. बोलो सबको समझा? हाँ सर ये भी क्लियर है. अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8. XYZ टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस. बराबर है, XYZ टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस. इफ X इन्वेस्ट 3 times as much as Y and Y invest 2/3 of what Z invest, then the ratio of XYZ is. क्या बोला है, X कितना इन्वेस्ट करता है 3 times as much as Y. तो X का वैल्यू 3Y है. हाँ सर, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका 1. अब नेक्स्ट, Y इन्वेस्ट 2/3 ऑफ वॉट Z इन्वेस्ट. तो Y कितना इन्वेस्ट करता है 2/3 ऑफ किसका Z. ये सबको समझा? हाँ सर. ये आप 3 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3Y इक्वल टू 2Z. ये इक्वेशन नंबर 2. ये भी सबको समझा? हाँ सर. अब इन दोनों इक्वेशन में देखो कोई टर्म सेम है. हाँ सर 3Y सेम है. तो आप इसको अभी क्या बोल सकते हो, देखो अगर मैं बोलता हूँ A का वैल्यू B से इक्वल है, B का वैल्यू C से इक्वल है, तो इसका मतलब A का वैल्यू C से भी इक्वल है ना. तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ग्रुपिंग कर सकते हैं. फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट X का वैल्यू 3Y का वैल्यू और 2Z का वैल्यू सबका सब क्या रहेगा, सेम रहेगा. सबके बात समझा? हाँ सर, क्योंकि इन दोनों का Y का वैल्यू सेम है तो आप इसको और इसको इक्वल रख सकते हो, मतलब तीनों को साथ में लिख दो. अब रेशियो होने के लिए ना नंबर ऊपर नहीं होना चाहिए, नंबर नीचे होना चाहिए. तो आपको यहाँ पे LCM लेना पड़ेगा जो भी उसके बाजू में नंबर है. बोलो यहाँ पे क्या नंबर है, X के बाजू में सर 1, Y के बाजू में 3, Z के बाजू में 2. LCM मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देने का. व्हाट इज़ 1 into 3? 3. व्हाट इज़ 3 2 6. तो आपको क्या करना है, ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहा है ना इसको डिवाइड बाय 6 कर दो. डिवाइडिंग बाई कितना 6. बोलो पहला नंबर क्या हो जाएगा सर X/6. सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 3Y/6. थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 2Z/6. बराबर है. तो इसको जब तुमने डिवाइड किया तो X/6 तो X/6 ही रहेगा. अगर तुमने 3Y/6 को कैंसिल आउट किया तो क्या बचेगा Y/2. और तुमने अगर 2Z/6 को कैंसिल किया तो क्या बचेगा Z/3. सबको ये समझा? अब क्या इसके बाजू में कोई नंबर है सर, बट वो 1 है. 1 के अलावा कुछ नहीं है ना. तो जो भी इसके नीचे नंबर लिखा वही उसका रेशियो है. तो आपका रेशियो क्या आया सर, रेशियो इज 6:2:3. बोलो समझा? हाँ सर समझा. एक बार वापस बताओ. देखो आपको बोला था 3 बिजनेसमैन है, बोलो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं. X कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना Y करता है उसका 3 times. तो X का वैल्यू 3Y हो गया. Y कितना इन्वेस्ट करेगा, जितना Z करता है उसका 2/3. तो Y का वैल्यू 2/3 ऑफ Z हो गया.
y अगर 2/3 ऑफ z है तो 3 इधर आके क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 2z। हाँ सर ये भी समझा। इन दोनों का y का टर्म सेम है तो आप इसको ग्रुपिंग करके लिख सकते हो x इक्वल टू 3y इक्वल टू 2z। अब इसके बाद में जो भी चीज़ दिया उसका नंबर्स आप नोट डाउन करो। तो नंबर्स है 1 3 2। इसका आप एलसीएम ले लो। रेशियो होने के लिए नंबर बाजू में नहीं होना चाहिए, नंबर नीचे होना ज़रूरी है। तो हमने फिर एलसीएम लिया 1 3 2 का तो 6 है, मतलब मल्टीप्लाई किया। सबको आप 6 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल होकर 3 1 3 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 2 1 2 3। तो अब इसके बाजू में कोई नंबर है क्या, नहीं है सर। तो रेशियो क्या है 6:2:3। बोलो बोलो, समझा सबको? हाँ सर ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन वॉट रेशियो शुड टी वर्थ ₹10 per kg be mixed with टी वर्थ ₹14 per kg so that the average price of the mixture में भी कितना 11 per kg। अब आपको क्या बोला है, एक दो टी है आपके पास, एक है ए और एक क्या है आपके पास बी है, ठीक है। ऐसा दो अलग अलग टीज़ है। जो इसका प्राइस है वो 10 रुपये है, जो इसका प्राइस है वो 14 रुपीज़ है। तो ये इसका प्राइस है, ठीक है। और जो इसका क्वांटिटी है वो आपको दिया नहीं है, तो लेट दिस का क्वांटिटी भी x और इसका क्वांटिटी भी y, ठीक है। आपको बोल रहा है कि इसका जो एवरेज प्राइस है ना, एवरेज प्राइस वो कितना आएगा। अगर आपने दोनों को मिक्स किया तो एवरेज प्राइस कितना आएगा 11 per kg। अगर आपको ये सॉल्व, इसको करने का दो तरीका है। पहला तरीका मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बट एग्जाम में आपको शॉर्टकट मारना है, वो क्या है मैं आपको थोड़े टाइम में बताऊँ। फिलहाल आपको ये डेटा समझा? हाँ सर ये समझ गया। अब एवरेज निकलता कैसे बच्चा लोग? सर एवरेज निकलता ऐसे है कि अगर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसका टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा 10x। अगर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल जाएगा 14y। मतलब मेरे पास से इतना पैसा गया, बदले में मुझे मिलेगा क्या, बदले में मुझे क्वांटिटीज मिलेगा ना। तो इस क्वांटिटी का टोटल x + 5। समझा क्या एवरेज का फॉर्मूला? बचपन में आपने मीन किया रहेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो व्हाट इज सम? सम मतलब सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 10x + 14y हो जाएगा, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल क्वांटिटी कितना है x + y। क्या मुझे एवरेज दिया है? हाँ सर एवरेज कितना है 11। तो 11 = 10x + 14y डिवाइड बाय कितना x + y। अब आप ये x + y को इधर भेज दो। व्हाट इज़ 11 × x? 11x। व्हाट इज़ 11 × y? 11y। यहाँ पे 10x और यहाँ पे 14y। इसको आप सिंप्लीफाई करो। ये 10x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, ये 11 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो व्हाट इज़ 11x - 10x? x। व्हाट इज़ 14y - 11y? सर 3y। तो मुझे अगर x = y चाहिए तो x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 3/1। तो व्हाट इज़ योर आंसर? सर आंसर है 3। मतलब आपने मिक्सिंग कितने रेशो में किया था 3:1 में। ये मेथड समझा? हाँ सर ये मेथड समझा। बट ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। जब भी ऐसा मिक्सचर वाला क्वेश्चन आता है ना, मिक्सचर वाला जहाँ पे दो क्वांटिटीज मिक्स करके कुछ नया बनता है, तो आपको एलिगेशन मेथड यूज़ करना है। कौन सा मेथड यूज़ करना है? एलिगेशन मेथड। ये क्या बोलता है सब लोग ध्यान से समझो। ये बोलता है अब दोनों का जो ओरिजिनल प्राइस था ना वो पहले लिख दो। क्या था प्राइस? पहले वाले का प्राइस था आपका 10, दूसरे वाले का था 14। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, यहाँ पे लिख देता हूँ 14, ठीक है। दोनों के प्राइस को बाजू में लिखो, और जो इसका एवरेज प्राइस है ना उसको बीच में लिखो। व्हाट इज एवरेज इसका? सर एवरेज है 11, इसको मैंने बीच में लिख दिया। अब आप क्या करो, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो इस तरीके से। व्हाट इज 14 - 11? सर 14 - 11 3 होता है, तो ये 3 आ गया। हाँ सर। और इसको भी सब्ट्रैक्ट करो, बट इसको सब्ट्रैक्ट उल्टा करने का, एक सीधा और एक उल्टा। व्हाट इज 11 - 10? सर 1। समझा क्या? इसको मैंने कैसे निकाला, 14 में से 11 को माइनस, ये नेगेटिव नहीं हो सकता रेशियो, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने का ट्रिक समझो। तो देखो आपका सीधा आंसर आ चुका है 3 कितना 1। समझा गया एलिगेशन मेथड। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये भी मुझे प्राइस दिया था कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, सब कॉस्ट प्राइस है तो ही मैं ये कर सकता है। अगर सपोज एक सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो पहले आपको उसको कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन वही लिया है तो आपको ये समझेगा। बट आप दोनों मेथड क्लियर करके लो। सर एक बार वापस बताओ ये क्या किया आपने। देखो अगर आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है तो आपको बोला है कि एक चाय पत्ती 10 रुपये का था, एक चाय पत्ती 14 रुपीज़ का था। आपने दोनों को मिक्स करके एक नया क्वांटिटी बनाया जिसका एवरेज प्राइस 11 है। तो मैंने पहले वाले क्वांटिटी को x माना है, दूसरे के क्वांटिटी को y। एवरेज कैसे निकलता है? सर एवरेज निकलता है टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो टोटल कैसे निकाला? 10 × x 10x,
14 इंटू वाई, 14y डिवाइडेड बाई क्या, x प्लस वाई। एवरेज प्राइस मुझे 11 दिया था, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11 इंटू एक्स 11x आ गया, 11 इंटू वाई 11y आ गया, इधर 10x प्लस 14y है। ये 10x को इधर लेके आओ, 11 में से 10 गया तो x होता है, 14 में से 11 गया तो 3y होता है। अगर x इक्वल टू 3y है तो ये y को आप नीचे भेजो तो x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 3/1, तो ये इसका रेशियो आ गया। ये एक मेथड है, बट हम एग्जाम में ये मेथड नहीं करते। जब भी एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा आप यही मेथड फॉलो करो, दोनों के प्राइस को सामने सामने लिखने का, जो एवरेज प्राइस है उसको बीच में लिखने का, एक सब्ट्रैक्शन एस से करने का, व्हाट इज 14 माइनस 11 3, एक सब्ट्रैक्शन एस से करने का, व्हाट इज 11 माइनस 3 10 1, तो आंसर इज 3:1 खत्म। खाली ये करने के लिए ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, तभी कर सकते हैं। सब एलिमेंट सेम होना ज़रूरी है। क्लियर सबको? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझा। अब देखो इसी का एक और सम है जिसमें बट सब सेम नहीं है, मैं अभी एलिगेशन से ही करूँगा, एवरेज से नहीं। 10 सम देखो, अ डीलर मिक्सेज राइस कॉस्टिंग 13.84 per kg with rice costing 15.54 and sells the mixture. Now this is cost price, but ये कौन सा प्राइस है, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस है। तो आपको बोल रहा है कि प्रपोर्शन बताओ जिसमें वो मिक्स हुआ। तो सेम तरीका, एक राइस को मैं ए मानता हूँ, एक राइस को क्या मानेंगे, बी, ठीक है। दोनों के प्राइस को बाजू में लिखेंगे। व्हाट इज ए का कॉस्ट प्राइस सर 13.84, बी का कॉस्ट प्राइस 15.54, और जो एवरेज प्राइस है उसको बीच में लिखोगे। भी एवरेज प्राइस जो दिया है वो सेलिंग प्राइस है। बचपन में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है सर, प्रॉफिट। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, बराबर ना। अगर आपको कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे है ना ये जो 17.60 है ना सेलिंग प्राइस, इसमें से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। प्रॉफिट कितना आपका 14.6%। तो आप कैलकुलेटर में करो 17.60 माइनस 14.6%, तो यू विल गेट 15.0304। ये इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस है। सबको ये भी समझा? हाँ सर, ये भी क्लियर हो गया, समझा ना। क्योंकि ये दोनों कॉस्ट दिया था तो ये भी कॉस्ट ही होना चाहिए, दिमाग में याद रखो। अगर नहीं है तो बनाने का। तो सेलिंग से कॉस्ट पे आने के लिए प्रॉफिट माइनस होता है, कॉस्ट से सेलिंग पे जाने के लिए प्रॉफिट ऐड होता है। अब सेम फंडा क्या करोगे, सेम फंडा सर, इसको और इसको माइनस, तो 15.54 में से करो सब्ट्रैक्ट सब लोग। 15.54, 15 पॉइंट कितना बोला मैंने 54 माइनस 15.0304, आपको क्या आएगा सर, ये आ गया 0.5096। समझा? हाँ सर। अब इसको और इसको भी करो सब्ट्रैक्ट, इसको और इसको। तो इसको सब्ट्रैक्ट अभी ऐसे करेंगे, ये नंबर से इसको, तो 15.0304 माइनस 13 पॉइंट कितना 84, कितना आता है सर 1.1904। सर ऐसा कोई रेशियो तो है ही नहीं ऑप्शन में। अरे नहीं है तो ठीक है, बट निकल जाएगा। देखो ये मिला आपका आंसर। सबको ये समझा? हाँ सर। अब है ना, कोई भी ऑप्शन इस तरह से दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, इस आंसर को आप डिवाइड कर लो कैलकुलेटर पे। आप करो 0.5096 डिवाइडेड बाय 1.1904, आपको क्या आता है बताओ। 0.5096 डिवाइडेड बाय 1.1904, मेरे को आता है 0.428। अब आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड करके ये आता है। सपोज मैं ऑप्शन ए ले रहा है 3/7, करो 3 और 7 को डिवाइड, 3 डिवाइड बाई 7 आता है 0.48 आता है, तो आपका ऑप्शन है सही है। समझा क्या? कभी भी अगर आपको ऑप्शन नहीं दिखता वैसे तो आप अपने आंसर को डिवाइड करके देखो और ऑप्शन के आंसर को भी डिवाइड करके देखो, अगर वो मैच होता है तो आपका आंसर सही है। समझा? सर एक बार प्लीज़ ये वापस बताओ। देखो आपको पहले राइस का भी कॉस्ट दिया था, दूसरे का भी कॉस्ट दिया था, दोनों का कॉस्ट प्राइस है, बट ये जो मिक्स करने के बाद जो प्राइस दिया वो सेलिंग प्राइस है। तो मैंने क्या बोला, एलिगेशन यूज़ करने के लिए कंपोनेंट शुड बी सेम। अगर ये कॉस्ट और ये कॉस्ट है तो ये भी कॉस्ट ही होना चाहिए। तो हमने सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को माइनस किया तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, कॉस्ट बन गया। तो 17.60 माइनस 14.6% किया तो 15.0304 आया। अब आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये दो रेशियो आ गया आपको, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.428 आता है, बराबर है। और आपने पहले ऑप्शन को डिवाइड किया तो वो भी 0.428 आता है, तो आपका आंसर है सही। समझा ये एलिगेशन मेथड? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये 10 सम सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। अब आओ 11 सम पे।
अच्छा सा मैं ये भी देखो, मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस कवर करो जिससे चैप्टर एक क्विकली आपका रिवाइज भी हो जाए। आप फिर बाकी के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप मेरे को पूछ सकते हो, या मुझे और कोई क्वेश्चंस भी आपको सिखाना रहेगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। बट मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के, इसमें आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएंगे प्रॉपर्ली। क्लियर? नाउ इट इज 11 सम पढ़ो। इफ x वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ y, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? x वेरीज का मतलब ये साइन होता है, वेरीज का मतलब ये साइन होता है, ऐसा साइन बनाया तो वेरीज होता है। x वेरीज इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है 1/, व्हाट इज इनवर्स का मतलब 1/, क्या? स्क्वायर ऑफ y, तो y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर। समझा क्या सबको? सर वापस बताओ। x वेरीज का ये साइन होता है, इनवर्स वर्ड दिखा मतलब 1/, इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, तो 1/, किसका? y के स्क्वायर का। अब कभी भी अगर आपको ये साइन हटाना है, ये साइन को क्या करना है? हटाना है, तो इसके जगह पे इक्वल टू डालना है अगर आपको, तो यहाँ पे k लिखने का, क्या लिखने का? एक कांस्टेंट लिखने का जिसको अपन क्या बोलते हैं? k। समझा सबको? अगर आपको इस साइन को हटा के इक्वल टू लिखना है तो एक कांस्टेंट आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसको क्या बोलने का? k। सबको इक्वेशन समझा? हाँ सर ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, आपको क्या बोला है इसमें, पहला कंडीशन पढ़ो। गिवन दैट y का वैल्यू 2 है फॉर x इक्वल टू 1, तो आपको x का वैल्यू 1 दिया, y का वैल्यू 2 दिया, हम डाल देंगे इसको इस इक्वेशन में, तो x की जगह पे कितना सर? 1, k ऐसे रहेगा, y के जगह पे 2, व्हाट इज 2 का स्क्वायर? 4, ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो बोलो व्हाट इज 1 4 जा, सर k का वैल्यू तो हमको 4 आ गया, k का वैल्यू आपको कितना आया सर? k का वैल्यू हमें 4 आ गया, ये बात सबको समझा? हाँ, तो इसमें अभी k का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो आप इस इक्वेशन में, वापस ये इक्वेशन 1 जो है ना, इसमें k का वैल्यू डाल दो, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/y²। अब आगे पढ़ो क्या बोला है, देन द वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 6। अभी बोला है कि y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू बताओ। फॉर y इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या? क्वेश्चन मार्क। बोलो x क्या आएगा अभी? 4/6 का स्क्वायर, व्हाट इज 6 का स्क्वायर सर? 36, तो ये हो गया 1/9, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। बोलो सबको समझा? सर एक बार प्लीज वापस बताओ। देखो जब भी ये इनवर्सली वेरीज आया, वेरीज का पहले साइन होता है, ये बात समझो। इनवर्स आया मतलब 1/, किसका? स्क्वायर ऑफ y, मतलब y स्क्वायर हो गया। ये साइन हटा के अगर आपको इक्वल टू डालना है तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, उसको मैंने k बोला, आप कुछ भी बोला सकते हो, मैं उसको k बुलाता हूँ। अब आपको x का ही वैल्यू दिया था, y का ही वैल्यू दिया था, इसके हेल्प से आपने k निकाला। x 1 दिया था, y 2 दिया था, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो सॉल्व करके k का वैल्यू 4 आ गया, तो मैंने इस इक्वेशन में k की जगह पे 4 लिख दिया। अब आपको y का वैल्यू 6 दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो 4/36 क्या हो गया? 1/9, ये हो गया x का वैल्यू। समझा क्या? हाँ सर, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन? हाँ सर ये भी समझा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, अच्छे से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देर आर टोटल 23 कॉइन्स ऑफ ₹1, ₹2, ₹5 इन अ बैग। इफ देयर वैल्यू इज 43, ध्यान से आपको बोला कि इसका वैल्यू 43 है, एंड द रेशियो ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 and 2 इज 3:2। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है टोटल, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 इज कितना? तो सबसे पहले क्या दिया है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 and 2 इज कितना? 3:2। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ये सबको समझा? हाँ सर। लेट द कॉमन मल्टीपल बी x ले लो, तो कॉमन मल्टीपल अगर आपने x लिया तो आपको नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन सर 3x। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना आ जाएगा सर? 2x। ये भी समझा सबको? आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता है क्या? हाँ सर। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स? सर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 23। तो क्या मुझे आप नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन ये भी बता सकते हो? हाँ सर बहुत ईजी है। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा? सर ये तो चिंदी केस है, मुझे पता है टोटल मेरे पास 23 कॉइन्स है, उसमें से कितना 1 रुपये का कॉइन है? 3x। कितना 2 रुपये का कॉइन है? 2x। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 23 माइनस 5x। 23 माइनस 5x। सबको ये समझा? सर एक बार वापस यहाँ तक पहले बताओ। देखो आपको 1 रुपये कॉइन का और 2 रुपये कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया 3:2। जब भी रेशियो दिया तो कॉमन मल्टीपल क्या लेने का? x। तो 1 रुपये के कितने कॉइन्स हो गए? 3x। 2 रुपये के कितने कॉइन्स हो गए? 2x। आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्वेश्चन ने दिया है 23। तो मेरे पास अगर 23 कॉइन है जिसमें से 1 रुपये का 3x कॉइन है, 2 रुपये का 2x कॉइन है, तो कितने 5 रुपये का कॉइन बचेगा? 23 माइनस 3x माइनस 2x, दैट इज 23 माइनस 5x। ये समझा? अब ये जो दिया है 43, ये क्या दिया है? वैल्यू।
तो देखो कैसे करेंगे, टोटल वैल्यू इस कितना सर 43। अब देखो क्या करेंगे, मुझे नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन पता है 3x। 1 रुपये का वैल्यू क्या होता है सर, 1 ही होता है 1 रुपये का वैल्यू, तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। 2 रुपये का कॉइन 2x है, तो 2 रुपये का वैल्यू क्या होता है सर 2 होता है, तो 2x इंटू 2 करेंगे। और नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन कितना है 23 माइनस 5x, और 5 रुपये का वैल्यू क्या होता है सर 5 होता है, इज इक्वल टू 43। सबको ये समझा? हाँ सर। व्हाट इज 3x इंटू 1 3x, 2x इंटू 2 4x, 23 में 23 5 है, इसको ओपन करना पड़ेगा। व्हाट इज 23 5 सर 115। व्हाट इज 5 5 सर 25x इक्वल टू कितना 43। ये समझा सबको? हाँ सर। व्हाट इज 3x प्लस 4x 7x, 7x में से 25x गया तो माइनस 18x आया बराबर। ये 115 को आप उधर भेज दो, तो 43 में से करो कैलकुलेटर पे 43 माइनस 115, 43 माइनस कैलकुलेटर पे करने का, रोल नहीं करने का, माइनस 72 आता है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 18। व्हाट इज 72 डिवाइड बाई 18, x का वैल्यू आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा x का वैल्यू 4। कॉमन मल्टीपल मिल गया। आपको क्या पूछा है 1 रुपये का कॉइन, तो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, तो 1 रुपये के कितने कॉइन्स थे हमारे पास सर, 1 रुपये के हमारे पास 3x कॉइन्स थे, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा x। व्हाट इज 3 इंटू 14 सर 42, इसका सॉरी 3 इंटू 4 हो जाएगा। व्हाट इज 3 इंटू 4 सर 3 इंटू 4 12 होता है, तो आपका आंसर सर 12 है। 12 बोलो बोलो, समझा क्या? बहुत अच्छा समय है भी। 12 आया क्या आंसर? है ऑप्शन में सर, ऑप्शन है सर। वापस बताओ एक बार, देखो समझो पहले क्वेश्चन समझने का। आपके पास है ना 23 कॉइन्स आपके जेब में, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, ठीक है। तो हमने कॉमन, और आपको रेशियो दिया है 1 और 2 रुपये का 3:2, तो हमने पहले कॉमन मल्टीपल x लेके 1 रुपये का कॉइन ढूंढ लिया 3x, 2 रुपये का कॉइन ढूंढ लिया 2x। अब मेरे पास 23 कॉइन्स है, जिसमें से 3x 1 रुपये का कॉइन है, 2x 2 रुपये का कॉइन है, तो मैं बैलेंस निकाल सकता हूँ ना 5 रुपये का कितना कॉइन्स है, 23 माइनस 2x माइनस 3x, तो मुझे आ गया 23 माइनस 5x। अब ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, बट ये 43 क्या है, वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे बनाने का, अगर मेरे जेब में 2 1 रुपये का कॉइन है, तो मेरे पास कितना वैल्यू है 2 रुपया ना, 2 इंटू 1। मेरे पास अगर 2 रुपये का कॉइन है, तो 1 2 रुपया 2 रुपया होता है, 2 रुपया कितना हो गया 4 रुपया। तो मैंने क्या किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपये का वैल्यू 1 रुपया होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 रुपये का वैल्यू 2 रुपया होता है। और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 रुपये का वैल्यू 5 रुपया होता है। और इसका वैल्यू किसके इक्वल रखा 43 के, तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू क्या आया 4 आया। अब x मिला मतलब कॉमन मल्टीपल, आंसर नहीं मिला, x 4 आ गया। अब आपको 1 रुपये का कॉइन पूछा, 1 रुपये का नंबर ऑफ कॉइन्स क्या था 3x, तो 3 इंटू 4 हो गया 12। बोलो समझा सबको? हाँ सर, क्लियर है बहुत अच्छे से। सो दिस वॉज योर 12th सर। आओ क्वेश्चन 13 पे। देखो 13 में क्या बोला है, आपको बोला है कि a/b का वैल्यू 9:4 है, 9:4 a/b का वैल्यू है। आपको पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ a/b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b/a। तो मुझे बताओ b/a क्या होगा, a/b का इन्वर्स क्या होता है सर b/a। तो अगर ये 9/4 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा हो जाएगा 4/9। ये भी समझा क्या सबको? हाँ सर। अब क्या पूछा है ये लोग ने पूछा रूट ऑफ a/b प्लस रूट ऑफ b/a, बराबर ना? ठीक है। व्हाट इज a/b का वैल्यू सर, a/b का वैल्यू ना 9/4 है। व्हाट इज b/a का वैल्यू सर 4/9 है। क्या आपको 9 का स्क्वायर रूट आता है 3? क्या आपको 4 का स्क्वायर रूट आता है 2? क्या आपको 4 का स्क्वायर रूट आता है 2? क्या आपको 9 का स्क्वायर रूट आता है 3? है ना, इसी का उल्टा होगा। अब क्या इन दोनों का बेस सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाट इज 3 3 9? व्हाट इज 2 2 4? व्हाट इज 2 3 6? तो आंसर इज 13/6, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बोलो बोलो, समझा? सर एक बार वापस बताओ, ये बहुत चिंदी सम है बट तो भी मिस्टेक होता है। आपको a/b, a/b का रेशियो 9/4 दिया था। आपको बाजू में बोला रूट ऑफ a/b रूट ऑफ b/a, तो b/a मतलब इसका उल्टा करो, उल्टा मतलब इनवर्स, तो इनवर्स आ गया 4/9। अब दोनों का स्क्वायर रूट करना है। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो ये 3/2 है, तो बाजू वाला क्या होगा उल्टा है ना उसका, तो 2/3। ये दोनों के नंबर्स डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 2 2 4 और नीचे 2 3 6, तो आंसर इज 13/6। बोलो समझा? हाँ सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। ध्यान से समझना इसको, बहुत प्यारा सम है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है।
बट मैं इजी बना के दूंगा, इतना मेरे पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन 14 में आपको बोला क्या है, सब लोग ध्यान से इसको समझो। 14 सब में बोला आपको वेसल कंटेन्ड, एक वेसल में कंटेन्ड अ सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, अ वेसल कंटेन्ड अ सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। तो एक वेसल था, ठीक है, इसके सोल्यूशन में दो चीज़ें, क्या है दो चीज़ इसके सोल्यूशन में, एक तो है वाटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका दो टुकड़ा कर रहा हूँ, एक जगह मैं लिखता हूँ वाटर और एक जगह मैं लिख रहा हूँ क्या, एसिड, ठीक है। इन विच वाटर वॉज 64%, वाटर कितना परसेंट था, 64% था, तो एसिड कितना परसेंट रहेगा, 36%। ये तो सबको आई होप पता रहेगा, 100 माइनस 100% टोटल है, तो 64% अगर वाटर है तो एसिड कितना रहेगा, 36%। आगे सुनो, आगे बोला है आपको 4 liters ऑफ द सोल्यूशन वर टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉज एडेड। वेसल जो था ना, इसमें से आपने 4 लीटर निकाला और सेम 4 लीटर डाला, तो वेसल को कुछ हो गया क्या सर, वेसल अभी भी वेसल ही रहेगा। एक वेसल है, उसमें 4 लीटर निकाला और 4 लीटर डाला, तो वेसल का साइज थोड़ी चेंज होगा, वो फिलहाल भी वेसल ही रहेगा। अब वेसल को सपोज मैं वी मानता हूँ, तो वी का 64% क्या होता है, 0.64 वी, है ना। वैसे ही वी का 36% क्या होता है, 0.36 वी। सबको ये समझा, हाँ सर, इधर तक क्लियर हो गया। अब सुनो ये क्या बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, मतलब ये एडलेस करने के बाद आपने रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स, इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स 30% एसिड, द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वेसल इज, आपने 4 liters ऑफ द सोल्यूशन में टेकन आउट ऑफ द वेसल, तो 4 लीटर जब निकाला तो यहाँ से भी निकाला रहेगा और बच्चा लोग यहाँ से भी निकाला रहेगा। तो मुझे बताओ 4 liters वॉज टेकन आउट का मतलब क्या हो जाएगा। 4 liters वॉज टेकन आउट का सिंपल मतलब सर ये होगा कि आपका जो वाटर है वो पहले कितना था सर, वो पहले था 0.64 वी। आपने इसमें से 4 लीटर कितना निकाला, 4 लीटर निकाला, किसका 4 लीटर, 64% का 4 लीटर। ये तो वेसल है ना, आपने जितना कंपोनेंट आप करेगा उसका 4 लीटर निकाला रहेगा, तो 64% ऑफ क्या आपने किया, 4। ये सबको समझा, हाँ सर। तो ये क्या आएगा, 0.64 वी, 64% का 64% होता है 2.56, तो ये आ गया वाटर। सबको वाटर समझा, हाँ सर, वाटर क्लियर है। अब ऐसे ही जाते हैं, दूसरा कंपोनेंट क्या था, एसिड। एसिड पहले से कितना था सर, एसिड पहले से था 0.36 वी। इसमें से भी आपने 4 लीटर, तो किसका निकाला रहेगा, 36% ऑफ 4। व्हाट इज 36% ऑफ 4 सर, 1.44। ये आ गया आपका एसिड। 4 लीटर निकालने के बाद जो बचा ना, वो ये चीज़ है। सबको ये बात समझा, हाँ सर, इधर तक क्लियर है। अब आगे सुनो, अगर ये रिजल्ट निकालने के बाद ये लोग क्या बोल रहा है कि जो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन उसमें 30% क्या आपका एसिड है, तो 30% कैसे निकलता है सर, एसिड है ना, तो ऊपर हम लिखेंगे एसिड, नीचे हम लिखेंगे वेसल का टोटल वॉल्यूम, परसेंटेज है मतलब क्या किया रहेगा, इनटू 100। तो जो इसका आंसर है वो ये लोग ने क्या बोला है, वो 30 है। सबको ये बात समझा क्या, हाँ सर, ये भी समझा, क्लियर है क्या। देखो आपको बोला है कि जो सोल्यूशन बचा है उसमें 30% एसिड है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चे लोग, हमको एसिड का कंपोनेंट ऊपर लिखना पड़ेगा, टोटल वेसल का कंपोनेंट नीचे लिखना पड़ेगा, परसेंटेज मतलब इनटू 100, उसमें 30 बोला, बराबर है। अब ये 100 एसिड देखो कितना है, रिमेनिंग एसिड कितना है, रिजल्टिंग सोल्यूशन, रिजल्टिंग मतलब ये सब काम करने के बाद 30% एसिड, द क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वेसल वॉज कितना, तो इसमें अभी रिमेनिंग एसिड कितना था, एसिड कितना था, ये था ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0.36 वी माइनस 1.44 अपॉन वी। ये 100 को चाहिए तो आप इधर भेज दो, तो 30/100 क्या होता है, 0.30। अब ये v को भी इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 0.36 वी माइनस 1.44, 0. क्या आएगा 36 वी, एक मिनट, 0.36 वी माइनस 1.44 इक्वल टू 0.30 वी। इसको आप यहाँ पे भेजो, तो 0.36 में से 0.30 गया तो क्या बचेगा 0.06 वी माइनस 1.44, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1.44। तो v का वैल्यू क्या आएगा बच्चा लोग, 1.44 डिवाइडेड बाई क्या 0.06। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर विल बी 24। तो वेसल का ओरिजिनल कंपोनेंट कितना था, 24 लीटर्स था। तो ये इसका फाइनल आंसर है। सर एक बार प्लीज़ ये अच्छे से बताओ, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ध्यान से आप समझो। आपके पास एक वेसल है,
इस वेसल में दो कंपोनेंट है, वाटर और एसिड। जो आपका वाटर है वो 64% है, तो एसिड कितना परसेंट रहेगा? 36%। मैंने वेसल का कंपोनेंट को सपोज वी लिया, तो वी का 64% होता है 0.64 वी, और वी का 36% होता है 0.36 वी। आपने इस वेसल में क्या किया, 4 लीटर कंपोनेंट निकाला और 4 लीटर ऐड भी किया, तो वेसल के साइज़ को फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि वेसल का ओरिजिनल साइज़ में आप कुछ चीज़ 4 ऐड कर रहे हो और 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो वेसल तो वी रहेगा। ये समझ गया? हाँ सर। अब आगे सुनो, बट वाटर और एसिड को तो फर्क पड़ेगा ना, बिकॉज आपने वाटर और एसिड से उतना पार्ट निकाला। देखो लिखा है सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड एसिड आपने निकाला है, बराबर ना। 4 लीटर्स ऑफ द सोल्यूशन में टेकन आउट, तो सोल्यूशन में वाटर और एसिड निकाला, तो आपका 0.64 वी में से आपने 4% इसका निकाला। तो क्या किया हमने, 0.64 वी माइनस 64% का आपने 4 निकाला, 4 का 64% निकाला, तो 2.56 आ गया। सिमिलरली एसिड का भी सेम चीज़, 0.36 बी था आपके पास, आपने 4 का 36%, मतलब 36% जो कंपोनेंट था उसमें से 4 लीटर निकाला, तो 1.44 आ जाएगा। अब ये करने के बाद हुआ क्या, ये करने के बाद आपका 30 जो भी नया सोल्यूशन बचा उसमें 30% क्या है, एसिड। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसका परसेंटेज है, एसिड का। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लिखो एसिड का कंपोनेंट, इसको डिवाइड कर दो टोटल वेसल से, इंटू 100 कर दो। तो एसिड का कंपोनेंट ये था, वेसल आपका V था, ये 100 को आप इसके नीचे भेज दो, तो 30/100 हो गया 0.30। ये V इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे लेके आ जाओ, ये माइनस हो गया, तो 0.36 भी में से 0.30 भी गया, तो 0.06 भी आ गया, माइनस 1.44 इधर जाके प्लस 1.44 हो गया, तो 1.44 डिवाइडेड बाई 0.06 आपको आंसर आएगा वेसल का 24। आई होप सबको ये प्रॉब्लम समझा रहेगा, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करना, बहुत ही बेहतरीन समझा। इसमें मतलब सबसे टफेस्ट सम रेशियो में यही पूछा है। क्लियर है बात सबको? समझा? हाँ सर समझ गया। अभी आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ P is to Q is the सब डुप्लीकेट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर, तो कौन किसका सब डुप्लीकेट है? P is to Q जो है वो इसका सब डुप्लीकेट है। व्हाट इज A is to B का सब डुप्लीकेट? सर स्क्वायर रूट ऑफ A is to स्क्वायर रूट ऑफ B। तो इसको आप क्या लिखोगे सर? इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ, किसका रूट बच्चा लोग? P माइनस एक्स स्क्वायर का। और नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे? रूट ऑफ, किसका रूट बच्चा लोग? Q माइनस एक्स स्क्वायर का। सबको ये बात समझा? हाँ सर ये समझ गया। अब रूट को उड़ाने के लिए क्या करना है क्या सर? रूट को उड़ाने के लिए ना आप स्क्वायरिंग करो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसको आपने बोथ साइड्स अगर स्क्वायरिंग किया तो P का स्क्वायर हो जाएगा, Q का भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ का रूट गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर? P माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा सर? Q माइनस एक्स स्क्वायर। क्या सबको यहाँ तक बात समझा? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या आएगा? देखो बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा P स्क्वायर इंटू Q माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा Q स्क्वायर इंटू P माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज P स्क्वायर इंटू Q? सर P स्क्वायर Q। व्हाट इज P स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर? P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। व्हाट इज Q स्क्वायर इंटू P? Q स्क्वायर P। व्हाट इज Q स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर? Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर ये भी स्टेप समझा? अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो दोनों एक्स स्क्वायर के टर्म को साथ में लेके आओ और बाकी नंबर्स को वहाँ पे भेज दो। तो ये माइनस Q एक्स स्क्वायर को आप इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस P स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? Q स्क्वायर P जो है उसको ऐसे लिखो, ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस P स्क्वायर Q। सबको ये समझा? व्हाट इज कॉमन इन दिस टू टर्म्स? सर एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चा लोग? सर Q 2 टाइम्स है, Q 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम Q कॉमन आ गया। P 1 टाइम है, P 2 टाइम है, तो 1 टाइम P भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा सर? आपने P को तो बाहर निकाल दिया, एक Q को बाहर निकाला तो अभी भी एक Q बचेगा। आपने यहाँ से Q को बाहर निकाला, एक P को बाहर निकाला तो अभी भी एक P बचेगा। हाँ सर, क्या आपको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है? सर ये है ना A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। व्हाट इज A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? सर A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको इतना भी नहीं आता है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू, बाजू में क्या है सर? क्यू पी या पी क्यू लिखो इंटू क्यू माइनस पी। तो यहाँ से क्या कैंसिल होएगा सर? क्यू माइनस पी और क्यू माइनस पी उड़ जाएगा। सेम है ना? आपको एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सारे आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, तो ये वैल्यू इसके नीचे जाएगा। तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर का आंसर? सर एक्स स्क्वायर का आंसर है पी क्यू डिवाइडेड बाई क्या? पी प्लस क्यू।
बोलो समझा क्या? सर वापस एक बार बताओ, देखो ध्यान से। आपको P/Q बोला है, इसका सब डुप्लीकेट, किसका सब डुप्लीकेट? इसका, तो इसको रूट करने का, इसको नहीं। तो आपने इसको रूट किया दोनों जगह पे। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। रूट को उड़ाने के लिए क्या करने का? स्क्वायरिंग। तो ये टर्म हो जाएगा P का स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा Q का स्क्वायर, इसका रूट और इसका रूट गायब हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगा P माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगा Q माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू Q, ये हो जाएगा P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा P इंटू क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर को आप इधर लेके आओ, ये P स्क्वायर क्यू को आप इधर भेज दो। तो इन दो टर्म्स में आपका एक्स स्क्वायर का टर्म कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इन दो टर्म में एक P और एक Q कॉमन है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा Q माइनस पी। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख दो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a माइनस बी और a माइनस बी उड़ गया, ये टर्म को इसके नीचे लेके आओ तो आपका आंसर आ गया। समझा क्या सबको? हाँ सर। तो फाइनल आंसर है इसका पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। सो आंसर इज नन ऑफ दिस। समझा क्या सबको? हाँ सर, क्लियर है ये सब भी। 16 और 4 सम है, 20 सम्स मैं करा रहा हूँ, और बाकी आप प्रैक्टिस करना है चैप्टर का। जो इंपॉर्टेंट सम मुझे लगा मैं वो आपको सिखा रहा हूँ। और जो नया है 16, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना? -1। ठीक है, मुझे देखो इस इक्वेशन में सबका नीचे का टर्म पे आप ध्यान दो। इधर 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस जेड वाई, 1 प्लस जेड एक्स। तो यहाँ पे देखो ये -1 को अगर इधर भेजोगे तो 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और ये टर्म को इधर, मतलब आप वैल्यूज निकाल सकते हो ना। तो इस इक्वेशन को मैं 3 तरीके से लिखता हूँ। मैं -1 को इधर भेजता हूँ और ये दो टर्म को पहले यहाँ पे, तो बोलो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स वाई का सर वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ वाई जेड प्लस क्या? जेड एक्स। ये सबको समझा? हाँ सर। सिमिलरली मुझे बताओ 1 प्लस जेड वाई का वैल्यू, मतलब जेड वाई इधर रखो या -1 को इधर रखो। व्हाट इज 1 प्लस जेड वाई का वैल्यू? सर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस क्या बच गया? जेड एक्स। सिमिलरली आप 1 प्लस जेड एक्स निकालो, तो -1 इधर आएगा और ये टर्म वहाँ पे, तो 1 प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर 1 प्लस जेड एक्स का वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड। सबको ये समझा? हाँ सर। अब क्या पूछा है ये लोग ने? सर वैल्यू पूछा है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का प्लस जेड प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड वाई का प्लस एक्स प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड एक्स का। ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, इसमें ही कर लेते। चलो, एक्स प्लस वाई को कुछ नहीं किया मैंने। व्हाट इज़ 1 प्लस एक्स वाई का वैल्यू बच्चा लोग? सर 1 प्लस एक्स वाई का वैल्यू को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, सेम जेड प्लस वाई को कुछ मत करो। व्हाट इज़ 1 प्लस जेड वाई का वैल्यू? सर 1 प्लस जेड वाई का वैल्यू है आपके पास माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड एक्स। व्हाट इज़ 1 प्लस जेड एक्स का वैल्यू? सर 1 प्लस जेड एक्स का वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड। सबको ये समझा? हाँ सर, ये स्टेप क्लियर है। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? सर z, तो z को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन, पहले से माइनस एन अंदर मत भेजना, माइनस को बाहर ही रखो, z को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? सर x प्लस वाई। इसमें कॉमन क्या है? इसमें सर x कॉमन है, तो x को बाहर भेजो, क्या बचेगा अंदर? माइनस ऑफ, बोलो x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? y प्लस जेड। यहाँ से भी आप माइनस देखो बाहर, अंदर कॉमन किया, सर y कॉमन है तो माइनस y कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? x प्लस जेड। क्या ये ब्रैकेट्स जो है और ऊपर का टर्म सेम है? हाँ सर, ये और ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको उड़ा दो, क्या बचेगा? सर यहाँ पे बच गया, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 अपॉन माइनस जेड। 1 अपॉन माइनस जेड को क्या लिख सकते हैं? सर 1 अपॉन माइनस जेड को आप लिख सकते हैं माइनस 1 बाई जेड। व्हाट इज 1 अपॉन माइनस एक्स? सर माइनस 1 बाई एक्स। व्हाट इज 1 अपॉन माइनस वाई? सर माइनस 1 बाई वाई। बराबर है? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे? देखो इसको, यस, इसका आप एलसीएम, तीनों टर्म अलग है ना, तो इसका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड क्या आएगा? सर एक्स वाई जेड। ये सारे टर्म्स को है ना आप एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो। सब टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स वाई जेड से। बोलो क्या आएगा? ये हो जाएगा सर माइनस एक्स वाई जेड अपॉन जेड, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड अपॉन, सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड अपॉन क्या? वाई। समझा? अब बोलो क्या क्या कैंसिल होएगा? सर यहाँ से z और यहाँ से z कैंसिल, यहाँ से x और x कैंसिल, यहाँ से y और y कैंसिल। इन सब में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? अरे कुछ भी करो मत, छोड़ो, इधर से आंसर आ गया आपका, छोड़ो। इसको ही मैं क्या करता हूँ,
इसमें से ना मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ से अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा सर, ये बच जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, है ना ऐसा ऑप्शन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा यार? इसका कुछ तो आई थिंक क्वेश्चन में ना मिस्टेक भी हो सकता है। एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन ही। इसमें चेक करो क्या गड़बड़ है, ये समझाना सबको। x प्लस वाई, आपको -1 को इधर भेजना है तो ये वाला आपको वैल्यूज आ जाएगा। हाँ आ तो गया था आंसर यार, आ गया था। देखो 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 क्या करना है, वो सही किया था अपने एलसीएम लिया था ना, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड ले लो। एक्स वाई जेड का एलसीएम क्या आएगा आपको, एक्स वाई जेड। तो ये सारे टर्म्स को आप एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एक्स वाई जेड अपॉन जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन एक्स माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वाई। तो कैंसिल होके क्या बचेगा, माइनस साइन आप कॉमन ले लो, कैंसिल होके क्या बचेगा अंदर सर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या आपके पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू है? हाँ सर, -1। तो -1 हो गया। और इसके नीचे क्या है सर, इसके नीचे तो सो इसका आंसर इस क्या आएगा आपको, ये आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से -1। तो फाइनल आंसर शुड भी कितना, 1 आना चाहिए इसका। और नीचे एक्स वाई जेड भी है ना, तो 1/XYZ इसका फाइनल आंसर है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, 1/XYZ इसका आंसर है। सर ये क्या किया बताओ, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -1 है, -1 को मैंने इधर भेजा तो मुझे 1 प्लस एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने। वैसे ही 1 प्लस वाई जेड का वैल्यू हो जाएगा ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, 1 प्लस एक्स जेड का वैल्यू हो जाएगा ये दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो जहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई लिखा था वहाँ पे मैंने ये वैल्यू डाल दिया, 1 प्लस जेड वाई की जगह पे भी वैल्यू डाल दिया, 1 प्लस जेड एक्स की जगह पे भी वैल्यू डाल दिया। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो z कॉमन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो x कॉमन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो y कॉमन है। फिर आपके ऊपर के और नीचे के ब्रैकेट्स वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये 1/-z है तो इसको मैं लिखा -1/z, ये 1/-1/x है और ये -1/y है। आप क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर z है इधर x और इधर क्या आपका y है, बराबर है ना। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, इसको मैं और एक तरीके से भी बता सकता हूँ अगर आपको इजी चाहिए तो। देखो इसको इजीली कैसे करते हैं। अब इधर मुझे एक्स वाई जेड चाहिए, मेरे को नीचे का टर्म क्या चाहिए, एक्स वाई जेड चाहिए। मेरे पास सिर्फ इधर जेड था तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स वाई से, बराबर है। मेरे पास नीचे मुझे सारे नीचे का टर्म सब जगह पे क्या चाहिए, मुझे एक्स वाई जेड ही चाहिए। तो मैं नीचे है ना एक्स वाई जेड लिख देता हूँ, मुझे एक्स वाई जेड नीचे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ z था तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक्स वाई से। यहाँ पे सिर्फ x है तो एक्स वाई जेड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई जेड से। यहाँ पे सिर्फ y है तो मुझे एक्स वाई जेड बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स जेड से। इसमें बोलो क्या कॉमन है सर, इसमें माइनस साइन कॉमन है ना। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दिया है -1, सो माइनस माइनस +1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/XYZ। समझा क्या? हाँ सर क्लियर है, समझा। वो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था स्टार्टिंग में, इसके लिए वो नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर आएगा। सबको ये समझा गया? ये सब सम्स प्लीज़ घर पे बैठ के सॉल्व करो, थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के प्रॉब्लम्स डाले जानबूझ के, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो। क्लियर हुआ एवरीवन? हाँ सर 16 समझा। 17 पे आओ। A bag contain 105 coins containing some 50 पैसे and 25 पैसे coins. The ratio of the number of these coins is 4:3. तो नंबर ऑफ कॉइन्स का ही रेशियो दिया है, तो रेशियो ऑफ क्या दिया क्वेश्चन ने, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स कितना, 4:3 रेशियो दिया, मतलब लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। इजी सम है, थोड़ा सा दिमाग चलाने का। लेट द कॉमन मल्टीपल बी कितना, x, बराबर। कॉमन मल्टीपल अगर तुमने x लिया तो तुम्हारा बोलो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स हो जाएगा कितना, 4x। और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा सर, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स हो जाएगा 3x, बराबर है। अब आपको टोटल कॉइन्स भी दिया है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना सर, 105। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आया कैसे रहेगा सर, ये दोनों को ही ऐड करके, तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 105। व्हाट इज 4x प्लस 3x, 7x। 7x अगर 105 है तो x क्या हो जाएगा, 15। ये आपको कॉमन मल्टीपल आ गया। अब बट ये पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है, पढ़ो, द टोटल वैल्यू इन द बैग, मतलब पैसा कितना है, पैसे का वैल्यू। तो देखो ये मैंने सिखाया है, अभी सबको ये आना चाहिए पैसे कैसे निकालते हैं। पैसे निकालने का सिंपल तरीका है, आपको
50 पैसा का कॉइन्स कितना था, नंबर ऑफ कॉइन्स 4x बराबर है। 50 पैसे का वैल्यू क्या होता है सर, 50/100। 50 पैसा है ना, प्लस 25 पैसे का कितने कॉइन्स है, 3x। 25 पैसे के वैल्यूज़ क्या होते हैं, 25/100। और इसका आपको आंसर पूछा है, क्या आपको x का वैल्यू पता है, 15 ना, तो 4 × 15 कितना, 60। 60 × 50/100। 3 × 15 कितना, 45। 45 × 25/100। तो 60 का 50% होता है 30। और ये कितना हो जाएगा, 45 × 25, तो 900 प्लस 225, तो 11.25। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ₹41.25। ये इसका मनी वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है इसका, मनी वैल्यू। ये टाइप का सम रिसेंट एग्जाम में बहुत पूछा है, आप ध्यान से इसको समझना। सर वापस बताओ, देखो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया था, तो कॉमन मल्टीपल एक्स लिया तो 50 पैसे का कॉइन 4x हो गया, 25 पैसे का 3x। आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दिया 105, तो आप इन दोनों को ऐड करके 105 के इक्वल रखो, आपको कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। तो आपको इधर से ये तो मिल गया कि नंबर ऑफ कॉइन्स आपके पास है कितने, बट क्वेश्चन ने पूछा पैसा कितना बनेगा। तो अगर मेरे पास 4x कॉइन है 50 पैसे का, तो 50 पैसे का वैल्यू क्या होता है, 50/100। वैसे 3x कॉइन है 25 पैसे का, 25 पैसे का वैल्यू क्या होता है, 25/100। इन दोनों को आप ऐड कर लो, आपको मनी वैल्यू मिल जाएगा। व्हाट इज x का वैल्यू सर, 15। 15 4 ज़ा 60। 60 का 50% होता है 30। 3 × 15 किया तो 45। 45 का 25% किया तो 11.25। तो टोटल मनी वैल्यू कितना, 41.25। बोलो बोलो, समझा। हाँ सर ये भी क्लियर है, समझ रहे हैं ना। हाँ, क्वेश्चन 18 देखो। अ बैग कंटेन 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन इन द रेशियो 3:2:1। द टोटल वैल्यू इज 40। अब ध्यान से पढ़ने का, ऊपर कॉइन्स का बात किया है, नीचे वैल्यू का बात किया, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स। तो क्या दिया आपको, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स। ये टाइप का सम आता है, इसके लिए मैंने 3 सम लिए इस टाइप का। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है, 3:2:1। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। अब आपको लास्ट सम समझा रहेगा तो ये सम भी समझेगा। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा, 3x। नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा सर, 10 पैसे का कॉइन हो जाएगा 2x। और नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स वो कितना हो जाएगा सर, x 1 है ना, तो 1 × x क्या होता है, x होता है। ये सबको समझा, हाँ सर। अब जो मेन चीज़ है वो समझो। आपको इधर ये जो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का वैल्यू दिया कि टोटल वैल्यू। सर टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू बच्चा लोग कैसे मिलता है सर, टोटल वैल्यू कैसे मिलता है, आप हमको पूछ रहे हो, हमको तो अभी आता है। टोटल वैल्यू 40 है सर, टोटल वैल्यू कैसे मिलेगा, मेरे पास 25 पैसे के 3x कॉइन्स है, और 25 पैसे का वैल्यू क्या होता है, 25/100, प्लस मेरे पास 10 पैसे के 2x कॉइन्स, और 10 पैसे का वैल्यू क्या होता है, 10/100। मेरे पास 5 पैसे के x कॉइन्स और उसके वैल्यू कितने होते हैं, 5 पैसे का मतलब 5/100। सबको पता है ना, 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो इसके लिए कर रहे हैं हम लोग। अब सबका बेस सेम है, सबको ऊपर के ऐड करो। 25 3 ज़ा 75x, 10 2 ज़ा 20x, 5 × x कितना 5x, अपॉन क्या 100 इज इक्वल टू 40। ये 100x ही होता है, अपॉन 100 ही होता है, इज इक्वल टू 40। तो x कितना मिल गया, 40 मिल गया। x मतलब कॉमन मल्टीपल, और x मतलब नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स भी। आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स ना, तो कितने नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स, हमारा सर नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स x ही था। तो आपके आंसर कितने आएंगे, 40 आ जाएंगे। बोलो बोलो, समझा सबको, समझा क्या, हाँ सर। समझो एक बार वापस, आपको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया, तो मैंने सब कॉमन मल्टीपल x लेके तीनों का वैल्यूज ढूंढ लिया। अब आपको क्या बोल रहा है वो समझो। आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया है, लास्ट समय नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था, यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया है। टोटल वैल्यू का मतलब होता है पैसे का वैल्यू। तो अगर मेरे पास 3x कॉइन 25 पैसे का, तो 25 पैसे का वैल्यू क्या होता है, 25/100। मेरे पास 2x कॉइन 10 पैसे का, तो 10 पैसे का वैल्यू क्या होता है, 10/100। मेरे पास x कॉइन्स 5 पैसे का, 5 पैसे का वैल्यू क्या होता है, 5/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू 40 आया। x 40 आया मतलब कॉमन मल्टीपल आ गया, और कॉमन मल्टीपल आ गया मतलब x किसका वैल्यू था, नंबर ऑफ 5 पैसे का। वही तो क्वेश्चन ने पूछा था, नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन कितना आ गया, 40 आ गया। समझा कि नहीं समझा, हाँ सर ये भी क्लियर है, समझा ये भी, ओके। 19 सम, लास्ट 2 सम्स देखो। 19, द रेशियो कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मतलब बच्चा लोग मल्टीप्लीकेशन, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5। यहाँ पे कुछ लिखा है क्या, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कुछ भी नहीं सर, तो ऐसे ही लिखने का 4/5। एंड सब डुप्लीकेट ऑफ A/9, सब डुप्लीकेट मतलब सर रूट ऑफ A अपॉन रूट ऑफ 9, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है वो कितना है, 8/15। सर वापस ये बताओ, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, 4:5 का मतलब 4/5। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट,
किसका, ए का और 9 का। तो जो इसका आंसर आता है 8/15 आता है। अब देखो ये 4 को कुछ मत करो, ये रूट ए को भी कुछ मत करो, ये 5 है। व्हाट इज 9 का स्क्वायर रूट बच्चा लोग, 3 इज इक्वल टू 8/15। व्हाट इज 5 3 सर 5 3 होता है 15, ये भी 15 उड़ जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो रूट ए का वैल्यू विल बी 8/4 कितना, 2। मुझे रूट ए चाहिए कि ए चाहिए, सर ए चाहिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो आपको क्या आएगा बोलो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो आपको आ जाएगा रूट ए हट के ए हो जाएगा और बाजू में हो जाएगा 2 का स्क्वायर। व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 4 हो गया। समझा क्या, हाँ सर। वापस समझो, आपको बोला था इसका कंपाउंडिंग करना, कुछ नहीं लिखा है तो ऐसे ही लिखने का। इसका सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, तो ए का स्क्वायर रूट रूट ए होता है, 9 का स्क्वायर रूट रूट 9 होता है। रूट ऑफ 9 3 होता है, 5 3 कितना हो गया 15, तो 15 उड़ गया। ये 4 नीचे जाएगा तो 8/4 2 होता है। रूट ए का वैल्यू 2 है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। क्लियर हो गया 19 सम, हाँ सर। लास्ट क्वेश्चन 20 है। PQR 3 सिटीज है, आपको एवरेज टेम्परेचर ऑफ P एंड Q दिया 11:12 और बिटवीन P एंड R दिया 9:8 और आपको पूछा एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R। तो आपको P और Q का रेशियो दिया ना 11:12, ठीक है, और आपको P और R का रेशियो दिया 9:8 और आपको पूछा किसका है, पूछा है आपको Q एंड R का, ये पूछा है। अब थोड़ा दिमाग चला, आपको इधर ऊपर क्या चाहिए, Q, हमारा Q है किधर, नीचे, तो इस रेशियो का आपको करना है इन्वर्टेंडो। क्या करना है इसका, इन्वर्टेंडो। व्हाट वाज इन्वर्टेंडो का मतलब बच्चा लोग, सर इन्वर्टेंडो का मतलब उल्टा, तो ऊपर क्या जाएगा Q, नीचे क्या जाएगा P, यहाँ पे क्या आएगा 12/11। समझा क्या सबको, हाँ सर। अब देखो, अब अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का P और P कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, Q/R। वही तो पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, और दोनों ये मैं डाल देता हूँ इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोनों के राइट को राइट से मल्टीप्लाई, 12/11 इंटू 9/8। तो क्या होगा यहाँ पे सर, ये P और ये P उड़ गया, क्या बचा Q/, इसको आप छोटा कर सकते हो, हाँ सर छोटा भी होएगा। 8 होता है 4 2 12 होता है 4 3 तो 3 9 कितना 27, 11 2 कितना 22। तो आंसर इज 27:22। क्या है आंसर इसका, 27:22। सर एक बार वापस बताओ, आपको P और Q का रेशियो दिया था 11:12, आपको P और R का रेशियो दिया 9:8 और आपको पूछा है Q और R का। तो इसका आपको Q ऊपर चाहिए तो इसका आप इन्वर्टेंडो करो। इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा, तो ऊपर Q आ जाएगा, नीचे P आ जाएगा और ये 12/11 आ जाएगा। अब इसको और अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो P और P कैंसिल हो जाएगा, तो Q/R का आपको आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज 27:22। क्लियर है ये बात सबको, हाँ सर ये भी समझा। सो दिस वॉज 20 सम्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। आई होप सबको ये प्रॉपरली समझा रहेगा। प्लीज़ ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम का ही डाला है, किस लेवल का वो लोग पूछते हैं आप देख लो। तो ये क्वेश्चंस प्रॉपरली, पहले तो पॉइंट सेक्शन रट्टा मारने का बैठ के खुद को ओरली मिरर में जाके एक बार ओरली उसको बोलो और उसको रट्टोफाई करो, देन फिर ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर एवरीवन। सो इसी तरह से मैं सारे चैप्टर्स को कवर करने वाला हूँ। वीक में एक दो वीडियोस में डालने वाला हूँ पूरा एक चैप्टर का। तो आप इसको गो थ्रू कर लेना, तो आपका पेपर के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझेगा भी। तो ये वैलिड है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी और मई 23 अटेम्प्ट के लिए भी, दोनों बैचेस ये वीडियोस को देख सकते हैं। क्लियर एवरीवन। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।